हाँ, वापस से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ज्योतिष में ये है कि आज ये मान लीजिए कुर्ता मुझे पसंद है तो मैं ऐसे पहनूंगा। अगर एक कुर्ता मेरे घर में है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके मतलब मान लीजिए फट गया, तो फटा हुआ या थोड़ा सा खराब कुर्ता मैं दे दूंगा किसी को भी, तुम ले लो, मेरे मेरे किसी काम का नहीं। तो हम क्या है कि बुरी चीज को अपने से दूर करना और अच्छी चीज को अपने साथ रखना, ये एक एक जनरल इंसान का नियम है। तो रत्न वो रत्न पहने जाते हैं जो आपके अच्छे घरों के मालिक है, अच्छी जगहों में बैठे और आपको अच्छा कुछ दे सकते हैं। लगन को मजबूत कर लिया, जैसे अमिताभ बच्चन ने नीलम पहन लिया, खुद को मजबूत कर लिया, भाग्य को मजबूत कर लिया, इस तरीके से। परंतु दान बुरे का होता है, जैसे छठे आठवें बारहवें का दान कर सकते हो। तो अब होता क्या है कि तीसरा है पूजा। पूजा आप अच्छे और बुरे दोनों की कर सकते हो, ये फिक्स रूल है। परंतु इसमें ज्योतिष को 100% पकड़े रहना वो भी गलत है। कुछ जगहों पर, जैसे लाल किताब कहती है कि छठा चंद्रमा हो तो पानी मत पिलाओ किसी को। मैं इसको जी। नहीं मानता। अगर वो प्यास से मर रहा हो, उसको आप पानी मत पिलाओ, दैट इज रॉन्ग, है ना। प्रणाम प्रणाम सर। आज बड़े दिनों बाद सर गुड मेरे टू मॉर्निंग डेज वो गरिमा। मैंने गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैंने बताया था ना हमारे यहाँ पे वेडिंग है घर हाँ, में, हाँ तो जी, मेरी मुझे 2 क्लासेस मिस हो गई। एक, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे श्वेता जी ने भी बताया था कि हाँ आप जी, मिस एक हो। 23rd की और एक मंडे की 2 हाँ, क्लासेस मिस हो हाँ, गई मेरी। कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे लिंक भेज दिया आज तक के। सर अगर कुछ समझ नहीं आया उसको देखने के बाद तो मैं क्या पूछ सकती हूँ ना आपसे? क्यों नहीं पूछ सकते? लोग आज मुझसे ऐसे प्रश्न करते हैं तो मेरे को बड़ा हैरानी होती है। अब मुझे नहीं पता बाकी जगहों पे क्या है। यहाँ पर लोग अभी मेरे को किसी ने कोर्स करने के लिए मैसेज किया, रमल में कोई अनजान थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोर्स के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया तो क्या क्या करेंगे हम। तो मैंने कहा कोर्स खत्म होने से तो हमारा मतलब पढ़ने से हमारा रिश्ता बना है। कोर्स खत्म होते रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। नहीं सर, है नहीं ना? सर, जो हमारा एक्सपीरियंस है, कोर्स खत्म रिश्ता खत्म। हाँ, नहीं 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 नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद रिश्ता खत्म नहीं हो रहा आप। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा सबको, दोबारा मत पूछना। ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, ये होता है कभी कभार, बुरा तब लग सकता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, फोन आ रहे हैं और मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और सामने वाला बुरा मान रहा है इस बात का। ऐसा कुछ हो सकता है, पर जनरली इंटेंशनली कुछ नहीं होगा कभी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। इसकी तो मैं गारंटी देती हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो उपाय में ये था कि अगर छठे घर में चंद्रमा है तो पानी मत पिलाओ, दैट इज रॉन्ग। मतलब जहां जरूरत है, कोई प्यासा है उसको पानी आप पिला सकते हो। तो 100% स्टिक होना किसी बात पे, वो भी गलत है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मेरे वार्डरोब में सारे कलर के कपड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। और मान लीजिए एक ग्रह मेरा मार्केश है या अष्टमेश है या षष्टेश है, उसको रेगुलरिटी में ना पहनूं, कभी कभार पहन सकता हूँ अगर अगर मुझे वो बहुत सुंदर लगता है, मेरी इच्छा होती है तो। परंतु रेगुलरिटी में पहनने में वो नुकसान करने लगेगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज हम अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा बनाते हैं तो वो हमारे पे असर करती है। तो अगर हमने अच्छे ग्रह का रेगुलर दान करना शुरू कर दिया तो वो आपको नुकसान, वो आपके वीक होने लगेगा। तो हमारे मतलब ज्योतिष में कहते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि हम कई बार अनजाने में, ज्योतिष भी छोड़ो, मैं तो टीनेजर लड़के लड़कियों की बात कर रहा हूँ, जो टीनेजर से थोड़ा बड़े, जो कॉलेज में होते हैं या अभी नए नए, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। तो मेरे को बड़ी हैरानी की बात होती है कि उनमें आपस में कुछ बातें चलती है बच्चों में। बच्चों का मतलब थोड़े से जवान बच्चे, मतलब छोटे बच्चे नहीं। तो उनमें आपस में बातें चलती है कि जब गिफ्टिंग होती है ना, एक दूसरे को गिफ्ट देने हैं, तो बोलते हैं कि परफ्यूम मत देना, नहीं तो संबंध खत्म हो जाएंगे। अब ये मैंने बात सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इसके पीछे हम, परफ्यूम मीन्स वीनस, और वीनस का मतलब प्रेम, और परफ्यूम दे दिया। तो फिर मेरे से किसी ने पूछा, तो मैंने कहा एक काम करना, अगर तुम दोनों तुम परफ्यूम देने ही चाहते हो तो एक्सचेंज कर लो एक दूसरे की पसंद का परफ्यूम, तब कोई दिक्कत नहीं है। तुमने भी उसको शुक्र दे दिया, उसने भी आपको शुक्र दे दिया, है ना। किसी का कम नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर बात यह है, एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था। तो मेरे पास आए तो मैंने कहा एक काम करो, दोनों एक दूसरे को फिरोजे की अंगूठी गिफ्ट कर दो। मतलब पति पत्नी को फिरोजे की अंगूठी दे दे, पत्नी पति को फिरोजे की उसके उसके नाप की अंगूठी बनवा के दे दे। मैंने कहा इससे थोड़ा सा प्रेम बढ़ेगा आप लोगों के बीच में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको अपनी समझदारी से उत्तर देने हैं। हाँ, दान कब देते हैं, अनाज का दान कब होता है, इसका भी उत्तर दे देता हूँ। हालांकि सब कुछ उपाय में बहुत लंबे से देना था। हम रत्न जो पहनते हैं वो अपने अच्छे ग्रहों का पहनते हैं, परंतु एक अंगूठी आती है नवरत्न।
नवरत्न में 9 के 9 रत्न होते हैं, वो कोई भी पहन सकता है। उसमें साइज छोटा होता है, जो प्रिस्क्राइब साइज होता है उससे छोटा होता है, और 9 के 9 रत्न बराबर के होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सारे ग्रहों को हमने एक साथ ले लिया तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो नवरत्न ऐसे ही मतलब पंचांग जब मैं आप लोगों को भेजूंगा तो उसमें एक शब्द आता है सप्त धान्य, मतलब 7 प्रकार के धान्य का मतलब होता है अनाज, है ना। धान्य राजस्थान में या पता नहीं धान्य किसको बोलते हैं, पर हमारे यहाँ मतलब अनाज को धान्य बोलते हैं। सप्त धान्य 7 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता हुआ अनाज है, अलग अलग 7 अनाज होते हैं। तो लोग बाग मतलब 7 अनाज का दान भी करते हैं बराबर मात्रा में। तो बराबर मात्रा में सारे ग्रहों का दान हो गया, या बराबर मात्रा में सारे ग्रहों को अपने उंगली में रख लिया, तो वो एक बैलेंस्ड मामला है। नवरत्न की अंगूठी, सप्त धान्य, इस तरह की बात है। परंतु अगर आपने एक विशेष, मान लीजिए आपका सूर्य बहुत अच्छा है कुंडली में, और आपने गेहूं का जरूरत से ज्यादा दान कर दिया, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। परंतु सर बुरे ग्रह सिचुएशन एक्चुअली इसलिए मैंने पूछा, एक्चुअली ना मुझे मेरे हस्बैंड ने पूछा कुछ लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई जरूरतमंद है, तो मतलब इनको था कि उनको ना मतलब कुछ देर के लिए राशन डलवा देते हैं, आटा चीनी चावल और दालें, तो कोई तेल दिक्कत नहीं। वगैरह लेके अगर दे आप देते हैं। देखो, दान कभी बुरा नहीं होता, दान करने से अगर किसी का भला होता है तो उसका भी एक फल मिलता है आपको। अच्छा, हम वैसे गीता ने कहा है कि फल की इच्छा से कुछ मत करो, परंतु बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ फल नहीं भी मिलता तो मन में सुकून मिलता है, वही बहुत बड़ी चीज है कि क्योंकि देखो अगर सर एक्चुअली थोड़ा सा इनका अपना नजरिया, देखो हमारी लेबर है, हमारे से एक्सपेक्ट करेगी, ट्रू तो ट्रू। मेरे से पूछ तो रहे थे, तो कहते देख इनका लेना कि लग्न क्या कुछ है? हो ना। भाई साहब का हाँ लग्न जी, क्या है? भाई साहब का लग्न क्या इनका है? सर वृषभ लगन, वृषभ लगन। वृषभ लग्न। तो वृषभ जी लग्न सर। है, तो इसमें मतलब एक एक काम कर सकते हैं ना। तो इसमें एक तो मतलब हल्का फुल्का मंगल का दान कर सकते हैं, क्योंकि वो 12वें घर में उसकी मूल त्रिकोण राशि चली गई, है हाँ ना। जी सर, मंगल वैसे भी 12वें में ही है। हाँ जी। और दूसरा हो गया आपका ये थोड़ा बहुत मतलब बृहस्पति का दान कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में उसकी राशि हो गई, धनु जी राशि उसकी 8वें में हो गई। तो चने की दाल, मसूर की दाल, इस तरह की चीजों का कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हैं। सर, आटा चीनी, चीनी सर कर जैसे सकते आटा कर और सकते हो, चीनी कर वीनस सकते हो। को उसको रिप्रेजेंट क्वांटिटी जो करती है। है अच्छे ग्रहों के जो पदार्थ है उसकी क्वांटिटी कम कर दो, बुरे ग्रह के पदार्थ की क्वांटिटी ज्यादा करके पूरा पैकेट बना लो। But sir, Okay. if we give money to that shopkeeper and tell them, मतलब उस दुकानदार को पैसे दे दो और उसको बोलो कि जो इसको रिक्वायरमेंट है you can give, तो that's what's the difference? ठीक है, वो अपनी पसंद से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तो एक उसके बात लिए भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ इनको कि वो इम्पैक्ट जाएगा कि वो क्या खरीदता है। देखो मेरा ये मानना है, नहीं 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 जाएगा, नहीं जाएगा। आपने अपने इंटेंशन से अपने, अच्छा मैं पहली बात तो कह रहा हूँ, लेबर को आपने अगर जैसे प्रीति जी ने कहा कि पैसे का एक बना दिया, पैकेज बना दिया कि इतने रुपए के अंतर्गत इनको इनकी पसंद का राशन दे दिया जाए, तो इतने रुपए के अंतर्गत आपने दे दिया, तो हकीकत में आपने अपने शनि को ठीक किया। शनि एक्चुअली लेबर है, सर मैं आपको पूरी बात शनि थोड़ी सी लेबर। बताती हूँ। हाँ। हमारी ना जो फैक्ट्री में मतलब एक महिला काम करती है, लेडी है वो, हम्म उसकी बिटिया की शादी है, तो हम्म उसको अपने हिसाब से हमने जितना मतलब उसको कमिटेड था, हमने एक बड़ी हैंडसम अमाउंट उसको बिटिया आई थी उसकी, तो उसी के हाथ में दे दी थी। तो अब थोड़ा सा उसको ये है कि थोड़ा सा हाथ और तंग है, तो आना जाना घर में रिश्तेदारी है, सबने शादी में आना है, तो उसको ये था कि मतलब बाबूजी आप राशन डलवा दीजिए मुझे, तो ऐसे करके वो आप बात अच्छा, कर मैं रही इसका थी। अच्छा उपाय दे रहा हूँ, बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय दे रहा हूँ, जी आपको आनंद आ जाएगा। आप एक जी काम करो, आप अपनी कुंडली, अपने पति की कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली, तीनों में अपने अपने मतलब जो जो अनाज बनते हैं, अपना 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 अपनी तरफ से उसमें मतलब दे दो। मतलब एक सुमित की तरफ से हो गया, एक आपके हस्बैंड की तरफ से हो गया, एक आपके बच्चे की तरफ हो गया। तो इस प्रकार से वैरायटी मतलब राशन बन जाएगा, और आप सबका भी लाभ हो जाएगा। डन सर, तो इसमें डन सर। सबका लाभ हो जाएगा। आप अपनी मेरा तो अपनी सर कुंडली, फिर आप मेरा तो सर मसर की दाल ही बनेगी मंगल आठ। हाँ हाँ, तो आप तो आप अपना आप चारों पांचों अपने अपने हिसाब से राशन का हिस्सा बांट लो कि हमने ये कर दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पास और मैं तो वैसे कहता हूँ कि अगर आपने लेबर की कोई हेल्प की है तो आपने शनि ठीक कर लिया, डोंट वरी,
किसी भी हाँ तरीके से सर, कर पता दिया। है क्या, देखो सारी उम्र ना उसने देखो हमारे यहाँ ही काम किया, हाँ, उसको तो काम करते हुए हाँ 35 नहीं, साल हो अच्छी गए। बात है, अच्छी बात है। और तो इसमें अगर आप नफा नुकसान ना देखो ग्रहों का, तो वैसे भी हाँ, अगर आप करोगे तो उसमें आपने शनि को वैसे ही ठीक कर लिया, अगर तो कुछ भी दे रही वही हो बात तो। हो जाती। मैं इनको आज यही कह रही थी, मैं क्या इतने कैलकुलेटिव नहीं होना, चलो नहीं जनरली नहीं होता है नहीं ना कि नहीं भाई नहीं नहीं, ये भी कि पागलपन है चलो इतना। डिस्कस करने से चलो और भी बहुत कुछ जैसे सीखने हाँ जी, तो हाँ चलो जी। मिला। तो पर हाँ, बात हुई जरूर थी, तो मैं कब पूछूंगी विवेक, मैं जरूर आपको आपसे कॉल कि बैक कुछ करता हूँ, ऐसे मेरी नहीं क्लास होता। चलती है ऑनलाइन। हाँ जी। हाँ सर। हाँ हाँ। सर मेरे पास एक मेरे एक बहुत ही हाँ अच्छे जी। वो भी ज्योतिष के जानकार गुरुजी हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, और नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए विवेक। नमस्कार जी, मैनी जी। लेकिन उनका ये सोचना है, और उन्होंने एग्जाम्पल के साथ, कुंडलियों के साथ ये एक चीज बताई थी कि अगर तुम मैं कन्यादान करते हो किसी लड़की का, ये तो अलग डिफरेंट थिंग है कि आप लोगों भाई को ये चाहिए? हेल्प कर रहे हैं शादी में, हाँ जी। कि कन्यादान अगर करते हैं किसी लड़की का, जैसे एक कपल है और उसका फादर छोड़ के चला गया मदर को, या उसको कोई तकलीफ हो गई, तो वो जब वो कपल कन्यादान करता है तो उसकी वो जो वो आती, वो जो उसके फादर की जो वो थी करेक्टर काइंड ऑफ थिंग, वो उसमें आ जाता है। क्या ये ट्रू है? मैं देखो, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, इस चीज को नहीं मानूंगा। बायोलॉजिकल फादर कुंडली के अंदर मतलब पिता समान और पिता, ये दो बातें होती है। तो बायोलॉजिकल फादर तो कुंडली में जो लिखा है वो ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता, संभव ही नहीं है, ये कहने की बातें हैं। और अगर आपने मतलब पुराने मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक खत्म करता हूँ, नया टॉपिक ले लेता हूँ, इसको पूरा कर देता हूँ। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप, एक किताब है कर्म विपाक संहिता, किताब का नाम है कर्म विपाक संहिता। ये किताब जो है ये बड़ी गजब की है, वैसे ही टाइम पास के लिए जरूर खरीद लेना। ये किताब के अंदर आपके मतलब जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र, इनके प्रत्येक चरण के हिसाब से, मतलब 108 हो गया। मतलब जैसे अश्विनी का पहला चरण का एक प्रेडिक्शन है, अश्विनी के जी दूसरे चरण का दूसरा प्रेडिक्शन है, तो 108 प्रेडिक्शन है उस किताब में। वो जी प्रेडिक्शन नहीं है, एक कहानी है, 108 कहानियां है उसके अंदर। और वो कहानी है आपके पिछले जन्म की। आप जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए हो, जिस चरण में पैदा हुए हो, तो आपने पिछला जन्म कैसा बिताया, क्या पाप किए आपने, आपने मतलब किस प्रकार के पाप किए होंगे, वो उसमें उस कहानी के अंदर आ जाता है, इस सर, ग्रंथ के इसमें अंदर। ये लेखक है, लेखक का कुछ है? मेरे ख्याल से भगवान शिव की है ये, भगवान शिव से के द्वारा रचित किताब है शायद। मैं और भी कंफर्म कर दूंगा, वो संस्कृत की है, ट्रांसलेशन मिल जाएगा आपको। कर्म विपाक संहिता, मैं लेखक वगैरह सब निकाल के दे दूंगा आपको, पब्लिकेशन भी ढूंढ के दे दूंगा। तो कर्म विपाक संहिता में आपके पिछले जन्म की स्टोरी है, मतलब आपके नक्षत्र चरण के अनुसार एक पिछले जन्म की स्टोरी है। उसमें कहा होगा कि आप मतलब मध्य भारत में मान लीजिए एक ऐसे कुल में पैदा हुए और आपने ऐसे ऐसे पाप किए थे, और ऐसे ऐसे आपने किसी को धोखा दिया था, या आपने किसी के साथ अच्छा किया था, कोई ऐसी छोटी सी कहानी होगी आपकी। और कहानी के बाद ये होगा कि जो आपने पाप किए थे, इसलिए इस जन्म में ऐसी ऐसी तकलीफें आप भुगत रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें उन्होंने मतलब गाय का दान, गायत्री मंत्र के जाप, महामृत्युंजय के जाप, इस तरह के अलग अलग उपाय भी दे रखे हैं। तो मेरा ये मानना ये है कि अगर आप किसी कन्या के शादी का इंतजाम करते हो, कोई व्यवस्था करते हो, तो एक तरह से किसी का बहुत बड़ा भार, किसी का भार मुक्त कर रहे हो। इससे किसी प्रकार का पिता वाला मामला जो आप कह रहे हो कि अगर उसका पिता कमजोर है तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आ जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि आपने ये एक अच्छा कर्म किया है। तो उसमें सारा खेल कर्मों का है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इसका बिल्कुल गलत, मैं पूरी तरीके से इसको विरोध कर रहा हूँ इस बात का, है ना। पहली बात तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे निजी अनुभव के बता रहा हूँ। एक नहीं, मैं मतलब जयपुर के 3 लोग के परिवार की कहानी बता रहा हूँ। 3 ऐसे कपल जिनके संतान नहीं हुई, मतलब जिनकी शादी समय से हो गई, और उसके बाद जीवन में 20-20, 22-22 साल तक मतलब संतान नहीं हुई, और उसके बाद संतान हुई। उन तीनों घरों में कॉमन बात है। एक तो मेरे मालनगर के घर का किस्सा है, मतलब जहां मैं रहता हूँ उसके पास के किस्सा है, और तीनों मेरे क्लाइंट या मेरे दोस्त रहे हैं जीवन में। तीनों में से एक जो मालनगर वाला किस्सा वो बता देता हूँ। उन्होंने अपनी गरीब बहन,
मतलब उनकी एक बहुत ही गरीब बहन थी और ये मतलब ये अपने आप में आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो गए थे ये व्यक्ति। तो इन्होंने अपनी गरीब बहन की जो बेटी हुई, मतलब उनके 2-3 बच्चों में से लड़कियां हुई, तो वो उसको पाल नहीं सकते थे, बीमार थी वो। उसको था ये ब्लड का जो होता है ना, शुगर कुछ समथिंग होता है, पैदा होते ही वो बीमारी थी। वो इंजेक्शन लगाती थी बच्ची अपने जांग में, ये ब्लड शुगर था उसका, मतलब वो बचपन पैदा होते ही था। तो उस बच्ची को उन्होंने गोद ले लिया और उसको बहुत सेवा की उस बच्चे की, और उसके बाद नेचुरल उनके बच्चे हुए। तो कई बार मेरे इन 3 केसेस में कॉमन बात ये थी कि तीनों ने किसी यतीम का, किसी ऐसे बच्चे का जिसका कोई पालन नहीं कर सकता, उसका इन्होंने पालन किया, और पालन करने से जो इनके शायद पिछले जन्म के बुरे कर्म थे वो भी कट गए, और माँ की जो ममता वाली जो शायद वेन्स होती होंगी वो भी जागृत हो गई, और फिर नेचुरल बच्चा भी हुआ। ये मतलब ऐसा किस्सा है जिसमें मतलब उन्होंने होप छोड़ दी थी संतान की। मतलब परिवार में जब 20 साल तो बहुत होते हैं, तो मैं तो ऐसे ऐसे 3 परिवारों की कहानी बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि उसके गरीब बाप का उसके उन पर साया पड़ गया, नहीं पड़ा, उनको उनके जीवन में खुशियां ही आई हैं। तो दान पुण्य के लिए कोई ना तो मुहूर्त निकालो, ना कुछ इसमें गणित लगाओ, अगर किसी का भला हो सकता है तो कर दो, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, बुराई करने के बहुत सारी बुराइयां हैं। आप किसी का गला घोट रहे हो, किसी को बर्बाद कर रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो, उसके बहुत सारे नुकसान हैं, परंतु अच्छे काम करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना? जी सर, आई एग्री, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि श्वेता जी ने कहा, जैसे रोज श्वेता जी दे देती है, कोई दे देता है, तो इन्होंने कहा सर आज आप अपना ही टॉपिक देना, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो कुंडलियां क्या होती है वो बताता हूँ, वर कुंडलियां क्या होती है और नवमांश कुंडली बनती कैसे, वो भी आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिससे कि आपको वर कुंडलियों के बारे में नॉलेज हो कि होती क्या चीज है। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। ये आज की कुंडली है। इस कुंडली में क्या खास बात है, इस कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है, 26 डिग्री की कुंडली है, और इसके बगल में यहाँ पर एक नवांश कुंडली बनी हुई है। तो ये नवांश कुंडली जो है ये वृषभ लग्न की बनी हुई है। अब ये होता क्या है, मतलब इसके बाद में यहाँ दशांश कुंडलियां, मुझे नहीं पता आप लोग तो दिख रही है नहीं दिख रही, तो मेरे दिख रही है। थैंक यू सो मच। मेरे यहाँ पर ये मेन कुंडली है, इसके नीचे जो ये वाला कॉलम है ये ग्रह स्पष्ट है। ग्रह स्पष्ट का मतलब होता है लग्न कितने डिग्री का है, सूर्य कितने डिग्री का है, किस नक्षत्र पे है, किस चरण में है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद ये एक नवांश कुंडली मैंने डाल रखी है, ये दशांश कुंडली डाल रखी है। ये आज की कुंडली है, हालांकि आज की क्योंकि ये अभी की कुंडली है तो दोनों कुंडली सेम दिख रही होगी। अगर मैं किसी की जन्म कुंडली खोलता तो यहाँ जन्म कुंडली होती और ये आज की अभी की कुंडली होती, तो मैं हरदम इसको अपने रेफरेंस के लिए रखता हूँ। आज का गोचर है ये समुदायिक अष्टक जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। थोड़े से और गुण देने हैं आपको, गुर देने हैं, उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाया, तो वो आपको कुछ और इसके समुदायिक अष्टक में और कुछ सूत्र दूंगा मैं आप लोगों को। अच्छे अच्छे 2 दिए थे, एक राजयोग का दिया था और एक दिशा का दिया था मैंने, बाकी मेरे को अभी आपको देने हैं। इसके बाद यहाँ पर दशाएं हैं और ये षटबल है। षटबल के बारे में मैंने आपको कुछ ज्ञान दिया है, अष्टक वर्ग के बारे में ज्ञान दिया है, गोचर के बारे में कुछ ज्ञान दिया है, दशा पढ़नी है हमें, जो असली आंसर अपने कोर्स का जो फाइनल रिजल्ट है वो दशा ही है, दशाओं के बिना कुछ भी नहीं है। तो जितना कुछ पढ़ रहे हैं एंड उनका दशाओं में होने वाला है। तो दशाओं से को पढ़ने से पहले मुझे लगा कि वर्ग कुंडलियां जरूर पढ़नी चाहिए। वर्ग कुंडलियां होती क्या है, वर्ग कुंडली ये होती है कि आपको, ये मेन कुंडली है, इस मेन कुंडली में अगर मैंने यहाँ से घुमा दिया था तो हमने उसे चंद्र कुंडली कह दिया था, और अगर मैंने इसको यहाँ से घुमा दिया तो उसे हमने ये सूर्य कुंडली कह दिया था। तो हमारे लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली 3 कुंडलियां तो मेन कुंडली को घुमाने से बन जाती हैं। परंतु हम सबको एक चीज पता है कि प्रत्येक कुंडली में 30 डिग्री होती है। तो 30 डिग्री में ये जो लग्न है ये 26 डिग्री का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक लग्न 2 घंटे रहता है अप्रोक्सीमेटली, 12 लग्न है, 24 घंटे में 12 लग्न एक एक करके पूर्वी क्षितिज पर आएंगे, मतलब दिन और रात के अंदर। तो जो लग्न है वो एक करीब 2 घंटे रहेगा। उस 2 घंटे में जितने बच्चे पैदा हुए, क्या उन सबका भविष्य एक जैसा रहेगा? नहीं रहेगा। सबसे पहले तो उनकी लग्न की डिग्री मतलब 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी।
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उस 2 घंटे में मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चों का हो सकता है डिग्री में अंतर हो। डिग्री में अंतर होने से क्या होगा कि मतलब सबसे फास्टेस्ट बदलाव लग्न में होता है, उससे कम फास्टेस्ट जो आता है वो चंद्रमा में होता है। चंद्रमा क्योंकि सारे 9 ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, ठीक है ना। तो चंद्रमा में भी कहीं कला विकला में अंतर आ जाएगा। जैसे कला विकला में जरा सा अंतर आएगा, 2 ट्विंस के अंदर भी 2 ट्विंस में 5 मिनट का अंतर है मान लीजिए, तो कला विकला का अंतर आया तो उनके दशाओं में 15-20 दिन का अंतर आ जाएगा थोड़ा, मतलब वो दशाओं में 15-20 दिन का अंतर आसानी से 2 ट्विंस में मिल जाता है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, परंतु मिलता है उनमें, मतलब दशाओं में अंतर मिल जाता है। मतलब प्रथमतर दशा के अंदर या सूक्ष्म दशा के अंदर आपको मिल जाएगा, डिफरेंस दिख जाएगा। अभी करके भी देख लेंगे, दिखा भी दूंगा आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल चलो दिखाई देता हूँ थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए, क्योंकि कहना और सीखने में अंतर है। अभी मैंने क्या किया, अभी की कुंडली 26 अप्रैल 2022 10:52:43 पे, अभी 19 अप्रैल 2022, कॉपी में नोट कर लो। इसकी दशा है राहु में, शुक्र में, गुरु में राहु, राहु में, शुक्र में, गुरु में राहु। ये है 19 अप्रैल 2022। आज 19 ही है क्या? नहीं 26 तारीख है। तो अपन एक सेकेंड ये 19 तक होगा शायद ना ये अपन एक काम करते हैं, राहु में, शुक्र में, शनि में शनि ले लेते हैं। ये है 11 मई 2022। 11 मई 2022 पे इस व्यक्ति की दशा है राहु में, शुक्र में, शनि में शनि, ठीक है, आने वाले समय में। अब मैं क्या करता हूँ, इसी व्यक्ति में 5 मिनट पहले कर देता हूँ, 5 मिनट बाद की कुंडली दोनों बना के देखते हैं। तो 52 की जगह 5 मिनट पहले करेंगे तो 5 मिनट माइनस करो 52 43 में से कितना हुआ 47, तो मैंने ले लिया 47। तो 10:47 पे आपने डेट लिख ली थी ना, वो है ना, हाँ, स्वीकृत किया। स्वीकृत करते ही राहु में, शुक्र में, शनि में शनि की डेट है 6 जून, और पहले क्या आ रही थी 26 अप्रैल आ रही थी, और अब आ रही है 6 जून। तो 26 अप्रैल बताई थी आप, क्या नहीं डेट तो सेम है, टाइम बदला है मैंने, नहीं बर्थ टाइम बदला है, सिर्फ 5 मिनट का अंतर डाला है। अरे मैंने आपको लिखवाया था, अभी डेट लिखवाई थी सर 11/5/2022 क्या जी? आपने लिखा है 11/5/2022 था हाँ, जो आपने करा था ना, 11 मई, हाँ 11 मई 2022। 5 मिनट के अंतर में 6 जून हो गया उसी दिशा का। चलो ये अब 6 जून तो लिख लेना, मैं आपको डेट लिखवा रहा था आप लोगों को। सर लिख लिया था। नहीं अच्छा 6 जून 2022 ले लो आप, तो है ना। मैं इसमें 5 मिनट आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, तो कितना हुआ 48 49 50 51 52 52 कर रहा हूँ। पहले 52 7 था, मैं सेकंड हटा रहा हूँ, 52 कर रहा हूँ। तो अब मुझे देखिएगा, तो राहु में शनि 14 मई हो गया, जो पहले 11 मई था। सिर्फ 47 सेकंड के अंदर भी आपको देखो 11 से 14 हो गया। अब मैं इसे 5 मिनट जोड़ रहा हूँ, 52 में 5 मिनट प्लस कर रहा हूँ, तो 57 हो गया। 16 मिनट क्यों? हाँ लग्न भी चेंज कर देंगे। 57 अभी दशा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो दशा में अब यही राहु में शुक्र में शनि में 21 अप्रैल हो गया, मतलब बैक में चली गई दशा 21 अप्रैल। तो ये सिर्फ 5 मिनट पहले 5 मिनट बात करने पे कितना दशाओं में दिनों में अंतर आ गया। तो 2 ट्विंस के अंदर, हाँ 2 ट्विंस में जब 5 मिनट का भी अंतर होगा तो दशाओं में 15 20 25 दिन का अंतर हो सकता है। ये आपने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से अभी देखा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे मुकेश जी थोड़े मजे ले रहे थे, इन्हीं आप तो 16 मिनट बढ़ाओ, हम तो कर्क लग्न भी देखना चाहते हैं, है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 मिनट का 1 डिग्री होता है, मतलब 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 27 डिग्री का अगर लग्न है तो 28 29 30 3 डिग्री, तो 3 चौक 12, तो हमने 16 मिनट ही जोड़ देते हैं, जैसे गारंटी से बदल ही जाए, है ना, इनके कहने पे। तो कितना हो गया? अच्छा, उस समय 52 के हिसाब से बोला था। तो अभी अपन करते हैं इसे 11 बजकर कितने मिनट 19 मिनट 11 बज के 19 मिनट लो जी। तो कर्क लग्न आ जाएगा आपका आराम से कुछ डिग्री का, कर्क लग्न 2 डिग्री का आ गया, है ना, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब ये कर्क लग्न शुरू हुआ है 2 डिग्री का। अब इस 2 डिग्री के कर्क लग्न के 2 घंटे के अंदर आपने कुछ 5-5 मिनट में तो दशाएं बदलती देख ली, परंतु इस 2 घंटे के अंदर
आपका ये नवांश जो है 9 बार बदल जाएगा, दशांश 10 बार बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दो ट्विंस के नवांश अलग अलग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक ट्विन की शादी ना हो और एक ट्विन की बहुत अच्छी शादी हो जाए। मतलब एक है जी, अच्छा आपकी जी जानकारी में है, मतलब एक कुआरा रह गया और एक की शादी बहुत अच्छी जगह हो गई, क्योंकि दोनों का नवांश बदल गया, है ना। दोनों अलग अलग करियर में भी हो सकते हैं जिंदगी में, क्योंकि दशांश में बदलाव आ गया। अच्छा दशांश में ना बदलाव आए, नवांश में ना बदलाव आए तो क्या होगा? तो भी होगा बहुत कुछ, क्योंकि हम एक ग्रह से बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे ट्विंस के एग्जांपल्स हैं कि दोनों के पास मतलब अलग अलग चीज है, पर अलग अलग चीज उसी कुंडली से क्यों है, ठीक है, वो भी कभी बताएंगे। पर अभी तो मैं आप लोगों को वर्ग कुंडलियां सिखा रहा हूँ। तो वर्ग कुंडली का मतलब ये है कि 2 डिग्री का अगर ये कर्क लग्न है 2-15 का, तो यहाँ पर कर्क नवांश है। परंतु अगर ये मतलब कुंडली की डिग्री मतलब 3 डिग्री 21 मिनट हो जाए, तो ये नवांश सिंह लग्न का हो जाएगा। मैं सिखाऊंगा, अभी करके बताऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो मैं इसको चाहता हूं कि ये 3-21 डिग्री हो जाए, 3-20 या 3-21 हो जाए। तो 3-20-21 के लिए कितना मिनट जोड़ू मुकेश जी? 2-15 है अभी, 4 मिनट के करीब आप जोड़ेंगे गुरुजी, 5 इसमें 5 चार से जोड़ देता चार है हूँ, 5। हाँ 6 जोड़ देता हूँ जी, ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 जोड़ देता हूँ, जिससे मतलब 3-20 से ऊपर हो जाए। तो ये एक सेकेंड, मैंने किया क्या ये गलती से, ये ठीक है, हाँ गलती से। तो ये 3:33 हो गया, और यहाँ पर आपको नवांश में सिंह लग्न दिख रहा है। अपन ने कितना मिनट जोड़े थे? मतलब हमने 2 डिग्री का था, हम मेरे को 3:20 चाहिए था, 3:33 पे आपको सिंह लग्न दिख रहा है। तो हर 3 डिग्री 20 मिनट पे नवांश बदल जाएगा, हर 3 मिनट 20 डिग्री जोड़ते ही नवांश बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली का बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ मिनट का अंतर है, तो आपका नवांश गलत हो सकता है। कुछ मिनट का अंतर है तो आपका दशांश गलत हो सकता है। तो मुख्य कुंडली तो सेम रहने वाली है, परंतु आपके नवांश दशांश जैसे लग्न बदल सकते हैं। इसलिए ज्योतिष में टाइम की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ गए आप लोग? चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ बड़ा, या मैं इसको यहाँ से नवांश एक बार गायब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ सप्तांश कर देता हूँ जिससे आपको नवांश ना दिखे, ठीक है। और मैं ये वाली इस कुंडली का कुंडली में टाइम भी बदल देता हूँ, क्योंकि नवांश आप देख चुके हो इसका। तो मैं इसको करता हूँ 12 बजे का कुंडली बना ली। ये मैंने एक 12 बजे की कुंडली बना ली, ठीक है ना। देखो सप्तांश बदला था, तुरंत ही 12 करते सप्तांश का लग्न बदल गया। तो मैं 12 बजे की कुंडली बना रहा हूँ। इस कुंडली को से नवांश कैसे निकलेगा वो सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इस कुंडली का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सॉरी, इस कुंडली का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट में लेके जा रहा हूँ। ये कभी पिछली क्लास में पढ़ाया था ये डॉक्यूमेंट। तो पिछली क्लास में 20 अक्टूबर 2021 को पढ़ाया था ये किसी, है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ, एक सेकंड, 2 मिनट दीजिए। अभी वाली कुंडली मैंने इसमें डाल दी है, थोड़ा सा बड़ा। ये कुंडली क्या दिख रही है क्या आप लोगों को? पता नहीं दिख रही, नहीं दिख रही? हाँ जी दिख रही है सर। ठीक है, दिख रही है। ठीक है। अब मैं आपको नवांश बनाना सिखा रहा हूँ, और आप सब लोग कॉपी पेन ले लें। मैं आपको नवांश लिखवाऊंगा, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा नवांश सही है या नहीं है, ठीक है ना। इसमें लग्न की डिग्री क्या है? 11 डिग्री 4 मिनट, मतलब कर्क लग्न है, लग्न की डिग्री है 11 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे नवांश बनता है। देखिए, नवांश केवल 9 टुकड़े करने हैं हमें, किसी भी राशि के 9 टुकड़े करने हैं। तो 9 टुकड़े कैसे होंगे कि यहाँ पर 0 से 3:20, 3:20 से 6:40, 6:40 से 10, मतलब 3:20 के आपके 9 हिस्से हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना।
किसी को समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछ लेना, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया ये वाला, और ये चार्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा बड़ा कर देता है चार्ट को, ये लीजिए बड़ा कर दिया, शायद अब दिख रहा होगा। इस चार्ट को मैंने बड़ा कर दिया। मैंने क्या किया, 0 से 320 डिग्री का एक हिस्सा बना दिया। 320 में 320 जोड़ा तो 640 हो गया। 640 में 320 जोड़ा तो 10 हो गया, क्योंकि 60 की हासिल जाती है डिग्री के अंदर ना। तो जैसे घड़ी वाला टाइम होता है हमारा 60 मिनट का 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा। तो यहाँ पर 640 में 320 जोड़ेंगे तो ये 60 का एक हासिल आ जाएगी, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। 10 में 320 जोड़ेंगे तो 1320 हो जाएगा। 1320 में 320 जोड़ेंगे 1640 हो जाएगा। 1640 में 320 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 320 जोड़ेंगे तो 2320 हो जाएगा। ये आपके काम कभी नहीं आएगा, पर आपको नवांश बनता कैसे, आपको इससे आपको सारी वर्ग कुंडलियां समझ में आ जाएगी बनती कैसे। तो क्योंकि नवांश का मतलब, नवांश संस्कृत में 9 को बोलते हैं, तो 9वां हिस्सा, तो इस कुंडली के 9 हिस्से कर दिए हमने डिग्री से। तो अब आपका जो लग्न था वो 11 डिग्री का था, 11.04। तो 11.04 कौन सा आ रहा है, चौथे हिस्से में आ रहा है। 10 से 13 20 में आएगा ना। सर आपने कोई दोबारा स्क्रीन शेयर करी है हाँ, क्योंकि हमें नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही, वही आ रही है, दोबारा लगन क्या आ रही है। दोबारा से कर लेते हैं। हाँ वही लगन आ रहा है मुझे लगा शायद मेरी स्क्रीन हैंग है। अब दिख रहा है आपको? हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। शायद मेरे से गलती हो गई। ये आपको कभी नहीं दिखा क्या अभी तक? नहीं सर अभी ये नहीं दिखा, ये अब दिखा है। आई एम सॉरी। मैंने क्या किया था, मुझे लगा आप सब देख पा रहे हो। मैंने क्या किया था, जो मेरी कुंडली थी उसको तो यहाँ पेस्ट कर दिया था, मतलब उसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाल दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक नया चार्ट यहाँ बनाया था। तो मैंने ये पूछा था क्या आप सबको ये दिख रहा है, आप सबने सिर हिलाया, तो मैंने कहा वेरी गुड। तो क्योंकि ये थोड़ा सा वो था ना, कंजस्टेड थी इसकी। तो इसमें 4 नंबर के लग्न में 11 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है। ये दिख रहा है क्या, बस इतना सा बता दो। हाँ जी ये दिख रहा है, दिख रहा है ये जी दिख रहा है। उसको छोटा नहीं, हाँ हाँ, मेरे को 2 मिनट और दीजिए, मैं इसको और अच्छे से कर लेता हूँ। 2 मिनट दीजिए और अच्छे से कर लेता हूँ। 2 मिनट दीजिए, ऐसा चाहते हो ना आप? हाँ, तो पर मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, या मैं इसी कुंडली को ले लेता हूँ। हाँ, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इस कुंडली का। ये कुंडली है 20 अक्टूबर 2021, 11:37:14। ये एक मैंने कभी 20 अक्टूबर को क्लास ली होगी, तो उस क्लास के टाइम की एक प्रश्न कुंडली होगी, ठीक है, जैसे मैं हर बार करता हूँ। तो अभी मैं करंट ले रहा था, पर अब हम क्या हो गया, 9 डिग्री 23 मिनट। तो ये जो आपके सामने कुंडली दिख रही है 20 अक्टूबर 2021 की, धनु लग्न है। धनु लग्न की डिग्री है 9-23। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, लग्न की डिग्री मिल रही है और प्रत्येक ग्रह की डिग्री मिल रही है। अगर आप लोगों को आप लोग मतलब साथ के साथ उतारना चाहो तो उतार सकते हो, पर कॉपी पेन ले लो, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने ये डिलीट हो गया 4 नंबर सिखाने के चक्कर में, रुको। चलिए कोई बात नहीं, मैंने क्या किया है शुरू से बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने क्या किया, 30 डिग्री की एक राशि होती है 30, क्योंकि नवांश कुंडली थी। नवांश कुंडली का मतलब होता है 9, दशांश का मतलब होता है 10, है ना। तो यहाँ पर नवांश कुंडली का मतलब 9 हिस्से, आपकी राशि के 9 हिस्से। तो हमारी 30 डिग्री की राशि होती है, तो हमने 30 डिग्री के 9 हिस्से किए। 0 से 320, मतलब 0 डिग्री से 320 का पहला हिस्सा। 320 में 320 जोड़ा तो 640 हो गया। दूसरा हिस्सा हो गया 640 में 320 जोड़ा तो 10 हो गया। शायद आप लोग सामने तब स्क्रीन नहीं थी, तो मैंने कहा था कि जब हम 640 में 320 जोड़ेंगे
तो यहाँ पर 40 और 20 जुड़कर 60 का एक हासिल यहाँ पहुंच जाएगी और ये आपका 10 हो जाएगा। मतलब 640 में 3 20 जोड़ेंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री में 3 20 जोड़ेंगे तो 13 20 हो जाएगा। 13 20 में 3 20 जोड़ेंगे तो 16 40 हो जाएगा। 16 40 में 3 20 जोड़ेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा। 20 में 30 मतलब 3 20 जोड़ेंगे ये आपका 23 20 हो गया। 23 20 में 3 20 जोड़ेंगे तो 26 40 हो गया और 26 40 में 3 20 जोड़ेंगे तो 30 डिग्री हो गया। तो क्या किया हमने 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में हमने 9 हिस्से कर लिए इक्वल डिवीजन, जो प्रत्येक डिवीजन 3 20 का हुआ। 3 20 3 20 3 20 के 9 हिस्से हो गए। अब हमने क्या किया कि हम अपनी कुंडली में गए जिसका आपको नवांश बनाना है। तो जिसका आपको नवांश बनाना है तो आप लोग अपनी कागज पेन ले लें और मेरे साथ काम करें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लग्न की डिग्री है 9 डिग्री 23 मिनट। अगर आपको स्क्रीन पे ढंग से नहीं भी दिख रही है तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। धनु लग्न है, धनु लग्न में डिग्री है 9:23। और अगर आप लोग लिखना चाहे अपने कॉपी में, क्योंकि आप सबके पास सॉफ्टवेयर है, तो 20 अक्टूबर 2021 की कुंडली है। 20 अक्टूबर 2021 11:37 14 सेकंड और निश्चित रूप से जयपुर की होगी क्योंकि मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूँ, तो जयपुर ही लिया होगा उस समय पे। तो उस समय धनु लग्न आया और धनु लग्न का जो लग्न की डिग्री थी 9 डिग्री 23 मिनट थी। तो 9 डिग्री 23 मिनट ऊपर जाने पे हमने देखा कि 9 डिग्री 23 मिनट तीसरे वाले मतलब खाने में आ रही है। 6:40 से 10 के बीच में पड़ रही है। मतलब 9 डिग्री कुछ मिनट जो है वो 6:40 से 10 डिग्री के बीच में पड़ रही है। तो हम इसको टेक्निकली शब्द बोलते हैं कि धनु का तीसरा नवांश। मतलब 9 नवांश होते हैं ना, तो इस कुंडली में शब्द आएगा कि इस कुंडली में धनु का तीसरा नवांश है। अब धनु का तीसरा नवांश कौन सी राशि होगी वो हमें देखना है। उसके लिए दूसरा चार्ट है नीचे वाला, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूं। एक मिनट रुकिए, जैसे उसको बड़ा किया था ऐसे बड़ा कर देता हूं। हाँ, इसमें क्या है कि मेष सिंह और धनु, मतलब जिनका मेष लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है, उनका पहला नवांश मेष राशि से शुरू होगा, दूसरा नवांश वृषभ से होगा, ऐसे करते करते होगा। तो वृषभ, कन्या और मकर का जो पहला नवांश है वो 10 मतलब मकर राशि से होगा। ये भी इसका रीजन है, वो रीजन भी आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अभी हमारा तो क्या है, धनु लग्न की बात करनी है। तो धनु लग्न तो यही रहा, और धनु लग्न का कौन सा नवांश चाहिए हमें? तीसरा नवांश चाहिए, क्योंकि धनु लग्न हमारा 9 डिग्री 23 मिनट का था और 9 डिग्री 23 मिनट तीसरे नवांश में जा रही है। तो तीसरा नवांश मिथुन लग्न से शुरू होगा। तो हम एक दो कुंडलियां और ले लेंगे अभी सीखने के लिए। तो आप लोग क्या करें अपने आगे, हाँ हो गया। हाँ अब आ गए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, सब कुछ गायब हो गया। अब आप लोग मुझसे जुड़ गए हो? हाँ जी जी सर। मैं वापस से ले रहा हूँ। आज क्या है, मैं क्लास लेट होने की भी वजह ये थी कि जब मैंने आप लोगों को एक शेयर किया था आज का वीडियो, उसके बाद मेरा कंप्यूटर हो गया था खराब, मतलब नेट से कनेक्ट नहीं हो रहा था, उसको करने में आध पौन घंटा लगा, इसलिए क्लास लेट हो गई आज। फिर मुझे बाकी अपने जो रेगुलर काम करने थे उसमें टाइम लग गया। तो वापस मुद्दे पर आते हैं कि हम नवांश कुंडली बनाना सिखाने की एक ही वजह है, जिससे कि आप पूरी वर्ग कुंडलियों को समझ सको। नवांश कुंडली में क्या होता है, नवांश कुंडली जैसी जितनी भी कुंडलियां बनती है वो सारी कुंडलियां डिग्री को लेकर बनती है। लग्न में, लग्न की 0 से लेकर 30 डिग्री से कोई भी डिग्री हो सकती है बच्चे के जन्म के समय के अनुसार। तो इस बच्चे का जन्म जो है 9 डिग्री 23 मिनट पे हुआ। हमने 30 डिग्री के 9 हिस्से कर दिए। ये तीसरे हिस्से में आया 6:40 से 10 के अंदर 9 डिग्री, है ना। तो ये तीसरा हिस्सा, क्योंकि धनु का तीसरा था, तो धनु का यहाँ से तीसरा हिस्सा मिथुन लग्न बन गया। तो आप पहले ही एक मिथुन लग्न की कुंडली बना लें। हाँ, खाली मिथुन लग्न की कुंडली बना ले। लग्न में 3 नंबर डाल लें, अपने कॉपी में कॉपी पेन से मिथुन लग्न की कुंडली बना लें, क्योंकि अभी हम सारे ग्रह डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमने कुंडली सही बनाई या नहीं बनाई। फिर उसके बाद आपकी किसी पसंद की कुंडली का भी नवांश बनाना सिखाएंगे हम, अगर आप कोई दूसरा डेटा देते हो। सर कुंभ लगन की बनेगी ना? नहीं, मिथुन लगन लगन की, मिथुन की बनेगी। अच्छा, और हम नहीं नमाज कुंभ का बनेगा। नहीं, मिथुन का नवांश नहीं, बनेगा। मिथुन का क्या बन गई? मिथुन का बनेगा।
देखो मैं बता, हाँ, क्योंकि उसमें थर्ड वाला 6.40 से 10 डिग्री में आ रहा है ना, तो जो मेष सिंह धनु होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ हाउस का ही उनका ये नमांश बनेगा। इन्हीं राशियों के नमांश बनेंगे। हाँ। अगर ये व्यक्ति मकर लग्न का होता और जी। तीसरा नमांश होता तब हम मीन का नमांश बोलते। ओके ओके। अगर ये कुंभ लग्न का व्यक्ति होता और उसके 9 डिग्री समथिंग होती तो उसका धनु लग्न का नमांश बनता। अगर कोई वृश्चिक लग्न का होता और उसकी यही डिग्री होती तो उसका कन्या लग्न का नमांश बनता। ठीक है ना, क्योंकि ये 9 में से तीसरा लिया हमने, तो मिथुन लग्न बन गया। मैं कोई दूसरा एग्जांपल भी ले लूंगा, डोंट वरी। इसके बाद फटाफट इसको पूरा करते हैं फटाफट। अब हम ग्रहों को रख रहे हैं, तो ग्रहों को हम सूर्य से रखते हैं। देखो संडे मंडे ट्यूसडे कर लेते हैं। तो सूर्य की डिग्री यहाँ पर 2:55 है तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य 2:55 का है, तो तुला राशि में सूर्य 2:55 का है, तो 2:55 तो पहले नमांश में जाएगा। ये बात समझ में आ गई? सुमित जी आपको आ गई गणित? थोड़ी सी गणित है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये 1 से 3 20 में आ रहा है ना, यहाँ पर सूर्य तुला राशि में 2 डिग्री 55 मिनट का है, तो 2 डिग्री 55 मिनट 0 से 3 20 के अंदर पड़ता है, तो इसलिए सूर्य का पहला नमांश हो गया। अब सूर्य तुला राशि के अंदर बैठा है, तो तुला राशि कहाँ है हमारे दूसरे चार्ट में? ये रही, और तुला राशि यहाँ है। तुला राशि का पहला नमांश हो गया, तुला राशि का पहला नमांश तुला ही है। तो आप अपनी कुंडली में जो मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है उसमें जहां 7 नंबर आ रहा है वहां सूर्य रख दीजिए। जहां 7 नंबर आ रहा है सूर्य रख दीजिए। ठीक है, अब अपन चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर कहाँ है? चंद्रमा मीन राशि में। मीन राशि में किस डिग्री का है? ये मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रहा, शायद 28 है 26 28 डिग्री 46 का है। 28-46। तो वेरी गुड, अगर आप लोग देख पा रहे तो मैं धन्य हो गया। मैं पास में बैठ के नहीं देख पा रहा था। 28-46, थैंक यू सो मच। तो 28-46 तो ये 26-30 में आएगा, 26-40 से 30 के बीच में आएगा 28। तो इसका नौवां नमांश किसका? मीन राशि के अंदर है ये, तो मीन ये रहा, और मीन राशि का नौवां नमांश मीन ही है बाई चांस। ये तो चमत्कार ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप मीन में ही रखेंगे चंद्रमा को। अच्छा, इसकी एक वैल्यू है, इस कुंडली में एक वैल्यू है। अगर इस सेम नमांश में जा रहा है तो ज्योतिष में बहुत बड़ी सीख है इसके अंदर, जिसे वर्गोत्तम कहते हैं। वो सिखाऊंगा आप लोगों को बाद में। मतलब एक शब्द होता है टेक्निकल वर्गोत्तम, वो ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वो आपको अभी सिखाना है। तो यहाँ पर सूर्य तुला में था, नवमांश में तुला में जा रहा है। चंद्रमा मीन में था, नवमांश में मीन में जा रहा है। ये बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे हो गए हैं ग्रह। ये सूर्य नीच का होने के बावजूद अच्छा हो गया। ये सिखाऊंगा आप लोगों को बाद में जब नमाज पढ़ाऊंगा, अभी तो नमाज बनाना सिखा रहा हूँ। चंद्रमा के बाद मंगल ले लेते हैं। तो मंगल है 28-56, 28-56, एम आई राइट? हाँ जी सर। ठीक है, तो मंगल 28-56 किसमें? कन्या के अंदर। तो 28 बाकायदा 9वें नवांश में आ रहा है डिग्री, और किसका नवांश है? कन्या राशि में। तो कन्या राशि कहाँ आ रही है? कन्या राशि ये आ रही, और कन्या राशि का 9वां नवांश कन्या का ही है। तो आपको क्या करना है? मंगल को भी कन्या में रखना है। ये तो बड़ी चमत्कारी कुंडली निकली। आपको फिर एक दूसरा एग्जांपल देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं बुध को। बुध कन्या में 16 डिग्री 10 मिनट का है। 16 डिग्री 10 मिनट, 16-10 सही पढ़ रहा हूँ? तो 16 डिग्री 10 मिनट आ रहा है आपका 5वें नवांश में। 16:40 तक 5वां नवांश है ना? 16:40 तो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, आज सुबह से गड़बड़ हो रही है। तो 16 डिग्री कितना था? 10, तो वो आ गया आपके 5वें नवांश में। और 5वां नवांश कौन सी राशि का? कन्या राशि का। और कन्या राशि कहाँ है? यहाँ पर। इसका 5वां नवांश है 1 2 3 4 5 वृषभ राशि। तो आप बुध को वृषभ राशि में रख दीजिए। सुनो, सर ने ना ये जो तीसरी चीज बताई है कैसे बताइएगा, मुझे बता दो। मैं यहाँ भी तक तो सोच रही मुझे हूँ गरिमा। सभी अच्छा। गरिमा जी आवाज आ रही है मेरी? प्रीति हाँ समझा जी, हाँ जी, सर अभी मुझे हैंग हो आ रहा रही था। है। अब आइए। अभी हैंग हो गया था, हैंग यहाँ हो पर गया लिखा था। आ गया था कि अनस्टेबल है। दोबारा से बता सर रहा मुझे हूँ। और गरिमा को शायद आपको दोबारा से समझाना पड़ेगा। हम लोगों को सच्ची में पल्ले नहीं पड़ रहा। नहीं पल्ले पड़ा, बहुत अच्छी बात है। मैं एक नई कुंडली और ले सर लेता हूँ। झूठ नहीं बोलेंगे, गरिमा भी कंफ्यूज है और मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ मैं ले रहा हूँ 2 मिनट दो फिर मुझे, मैं एक नई कुंडली ले लेता हूँ। 2 मिनट सर दीजिए, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं आप सबको कोई कंफ्यूजन नहीं दूंगा। 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं एक नई कुंडली हालांकि लेता मैं हूँ। नमाज निकाल लेती हूँ, पर ये मेरे लिए नई टेक्निक है। ईमानदारी से बोलूँ ना, तो नमाज मैं उंगलियों पे निकाल लेता हूँ। इतना मैं गणित करता ही नहीं है। आप लोगों नहीं को तो सिखाने के लिए मैं भी निकाल लेती थी, पर ये नई टेक्निक है तो बड़ी ये इजी है।
हाँ बहुत इजी है ये, बहुत इजी। तो अगर मैं- नहीं भी हो तो आप ऐसे भी नमाज निकाल सकते हैं। अच्छा 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिए साहब, मैं अभी की कुंडली का नमाज निकाल। मनी तू अच्छे से सीख ले, मुझे सिखाना है तूने। हाँ 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 हाँ। मैं रिज्यूमे लेके आ रही हूँ तेरे पास, तू टेंशन ना ले। तो मुझे अभी सिखाएगी थोड़ी देर हाँ तक। ठीक ठीक पक्का। पता नहीं, मैं ना कैलकुलेशंस में बहुत वीक हूँ सच्ची में। वैसे तो बुध 10वें घर में है, इतनी कैलकुलेशन में क्यों वीक हूँ मुझे नहीं पता। पर ज्योतिष तब भी तो अच्छी बनोगी, गुरु बुध की होती है। पता नहीं क्या करना है अरे नहीं, बहुत अच्छा करेगी जो करेगी। मेरे लिए ना। एक्चुअली सब नया नया चल रहा है। दो मिनट दीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ तैयार कर रहा हूँ। ठीक है गुरु जी। यस। अरे मैं तो बहुत डार्क की तरफ क्या हुआ, दिख रहा होगा सबको। चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं दोबारा से, मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ। देखिए 0 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को आज क्लास शुरू की थी, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ 0 से। मैंने जब आज क्लास शुरू की थी तो मैंने क्या किया था, एक एक परजन की कुंडली बनाई थी। उस कुंडली में मैंने क्या किया था कि मैंने 5 मिनट पहले किया और 5 मिनट बाद में किया। जब मैंने 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में किया कुंडली का, तो आपने देखा कि दशाओं में एक बड़ा ह्यूज अंतर आ गया था। डेट्स के अंदर, डेट्स में कम से कम 15, 20, 25 दिन का अंतर आ गया था। ठीक है, आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको लिखवा के सिखाया था। फिर मैंने देखा, आप लोगों को दिखाया कि इस 5 मिनट के अंतर में लोगों को एक का नवांश भी बदल गया था। मतलब एक कुंडली में 5 मिनट के अंतर में नवांश बदल गया था। पहले नवांश किसी और लग्न का था, 5 मिनट के चेंज के बाद नवांश किसी और लग्न में आ गया। तो ये मैंने बताया कि आप लोगों को कि क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है और ये वर्ग कुंडलियां कहते हैं इसे। वर्ग कुंडलियां सिर्फ नवांश ही नहीं होता, ऐसी बहुत सारी कुंडलियां होती हैं जो नॉर्मली पढ़ाई में काम में आती है। वो 16 कुंडलियां आती है, इसलिए षोडश वर्ग बोलते हैं उसे। षोडश वर्ग से ज्यादा भी होती है, परंतु षोडश वर्ग ज्यादा फेमस हो गए। इसमें हम अपनी कुंडली के 2 हिस्से करते हैं, उसे हुरा बोलते हैं जिससे पैसा देखा जाता है। कुंडली के 3 हिस्से करते हैं तो उसे दृष्टांत बोला जाता है, उसमें भाई बहनों के बारे में जाना जाता है। कुंडली के 7 हिस्से करते हैं तो सप्तांश बोला जाता है, उससे संतान के बारे में जाना जाता है। जब कुंडली के 9 हिस्से करते हैं तो उसे नवांश बोलते हैं। नवांश से वैवाहिक जीवन देखा जाता है, शादी देखी जाती है। अगर शादी टूट जाए तो दूसरी शादी देखी जाती है। और अगर हम कुंडली के राशि के 10 हिस्से कर दे तो दशांश कहते हैं उसे। दशांश से आपका करियर देखा जाता है। तो जैसे कि हम सब लोग जितने भी संसार में हैं, तो हमारा क्या है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास क्या होता है, डॉक्टर ने एमबीबीएस किया होता है, उसको नॉर्मली लोग कम दिखाते हैं, जबकि उसने पूरी एनाटॉमी पढ़ी होती है, पूरा डॉक्टरी सीखी होती है। हम जाते हैं, अगर आंखों की प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अगर हमारे पेट की समस्या है तो हम गैस्ट्रो वाले के पास जाते हैं। अगर हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। सर्जरी की बात हो तो हम सर्जन के पास जाते हैं। अगर हमारे नाक कान गले की बात तो हम ईएनटी वाले के पास जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों ने किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन किया है। तो हमारी जो मेन कुंडली है वो आपका पूरा जीवन बताती है। और आजकल आप इस कुंडली को देखकर बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करने लगे हो, आप सब लोग करने लगे। मेरे ऑफलाइन वाले भी लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। तो वो लोग कुंडलियां देख रहे हैं, लोगों के जवाब दे रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब आप कुंडलियां देखने लगे हो।
वो कुंडली जो देख रहे हो ये इसका मतलब ये MBBS वाली कुंडली है। अब आपको अगर किसी की सिर्फ शादी देखनी हो तो यहाँ पर देखकर तो आप कह सकते हो कि शनि बैठा है, अपने घर में बैठा है, मतलब देर आए दुरुस्त आए, ऐसा है, मतलब उसके सारे गुण गणित सारी आप बता दोगे। परंतु अगर आपने मतलब मल्टीपल शादी देखनी है या दूसरी शादी का बहुत माइन्यूट लेवल पे देखना है तो हम माइक बंद कर लीजिए, हम शादी के एक्सपर्ट कुंडली को देखेंगे जिससे शादी पता चलती है, उसमें और चीजें नहीं देखी जाती, सिर्फ शादी को ही मुख्य रूप से देखा जाता है, वो है नवांश कुंडली। अगर हम करियर की बात करें तो हम करियर की कुंडली को देखेंगे, उसमें करियर ही देखा जाता है। सप्तांश में पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, चारों बच्चों का हम बकायदा स्पेशलाइज अध्ययन कर सकते हैं। इस कुंडली में संतान भाव पहला, ये 5वां घर है, इससे हम थोड़ा सा बता सकते हैं, बहुत डिटेल में एक एक बच्चे के बारे में नहीं बता सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये वर्ग कुंडलियां आपकी स्पेशलाइज कुंडलियां हैं जो आपको माइन्यूट लेवल तक लेके जाती है। पर वर्ग कुंडलियों की मतलब शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि बर्थ टाइम थोड़ा सा बदला नहीं, वर्ग कुंडली बदली नहीं। एक लग्न के अगर 1000 बच्चे हैं और अलग अलग डिग्री के हैं तो उनकी कुंडलियों में दशा में अंतर होगा, वर्ग कुंडलियों में अंतर होगा। 2 ट्विंस की कुछ वर्ग कुंडलियां बदल जाएंगी। तो अभी जैसे श्वेता जी कह रही थी यहाँ पर जो मेरे ऑफलाइन क्लास में है, तो उन्होंने कहा हमने एक ऐसा भी ट्विन देखे हैं जिसमें एक की शादी हो गई, दूसरी की शादी ही नहीं हुई। तो ये भी इतना बड़ा डिफरेंस दोनों की हो सकता है कुंडली से। माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है। मनी जी माइक बंद कर लीजिए, वो बैकग्राउंड बातें आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने कहा कि जो वर्ग कुंडलियां इतनी सारी होती हैं तो वर्ग कुंडलियों का पीछे का रहस्य क्या है, वो बनती कैसे है। तो मैं उन सब पे ना जाकर गणित, क्योंकि मेरा एजेंडा नहीं है गणित पढ़ाने का, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नवांश कुंडली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये नवांश कुंडली क्यों पढ़ा रहा हूँ कि जब मैं आपके शुरुआती एज में था ज्योतिष में, तब मैं अपनी उंगली पे नवांश कुंडली बना लेता था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी ये सब कुछ करने की। पर आप लोगों को सिखाने के लिए, एक बार दिमाग में डालने के लिए मैं आपको नवांश कुंडली बनाना सिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपके सामने अभी की कुंडली रखी है, 26 अप्रैल 2022 दोपहर के 12 बजे की कुंडली रखी है, जो कर्क लग्न की कुंडली है और 11 डिग्री की कुंडली है। इस कुंडली का नवांश आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो तो जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे तब देखेंगे। पर हम क्या करेंगे, अभी इस कुंडली का नवांश बनाएंगे। ये नई कुंडली ले ली है, पुराना जो काम था उसको बंद कर दे, नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ। तो हम इसकी नवांश कुंडली अभी हम सब मिलकर बनाएंगे, आप और मैं मिलकर बनाएंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे क्या हमने सही बनाई है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप और हम मिलकर बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो नवांश कुंडली में लग्न का निर्धारण करेंगे, तो लग्न कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद कौन सा ग्रह कौन सी राशि में जाएगा उसका निर्धारण करेंगे। तो ये सारे निर्धारण राशि में उनकी डिग्री से तय होगा कि ये जो कुंडली है इसमें सूर्य 11 डिग्री का है इसी राशि में, मेष राशि में, और राहु 29 डिग्री का है। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग राशियों में जाकर नवांश में गिरेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो नवांश का लग्न डिसाइड करेंगे, तो वो जो कुंडली का लग्न है वही नवांश का लग्न डिसाइड करेगा। तो कुंडली का लग्न 11 डिग्री 4 मिनट का है, ठीक है ना। तो नवांश का मतलब क्या हुआ कि 9 हिस्से, तो हमने क्या किया 30 डिग्री के इक्वल 9 हिस्से किए। तो इक्वल जब 9 हिस्से करेंगे तो यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट का इक्वल हिस्सा आ गया। अगर ये दशांश कुंडली होती तो बड़ा आसान था, दशांश कुंडली होती 30/10 करते तो हम 3 डिग्री ईच हो जाता, मतलब 3 डिग्री ईच हो जाता। पर क्योंकि नवांश है तो 3 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पर गणित थोड़ी सी अलग होती है, यहाँ पर 60 की हासिल जाती है, रुपए पैसे वाली गणित नहीं होती। जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा। तो जब हम 1.5 रुपए बोलते हैं तो 1 रुपए 50 पैसे होता है, पर घड़ी में 1.5 बोलते हैं तो 1.30 होता है, ठीक है ना। तो वही गणित इसमें चलेगी घड़ी वाली। तो यहाँ पर 11, तो अब हमने क्या किया 30 डिग्री के 9 हिस्से कर दिए बराबर, उसको मैंने एक चार्ट में रख दिया। चार्ट में क्या किया कि पहले हिस्से में 0 से 30 डिग्री, 0 से 3:20 पहला हिस्सा हो गया, मतलब कुंडली का। 3:20 से 6:40 दूसरा हिस्सा हो गया, 6:40 से 10 तीसरा हिस्सा हो गया। तो हमने इक्वल डिवीजन करते हुए हमने इसके 9 हिस्से कर लिए। मतलब हमने 0 में 3:20 जोड़ा तो एक हिस्सा हो गया, 3:20 में 3:20 जोड़ा तो 6:40 हो गया, 6:40 में 3:20 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 3:20 जोड़ा तो 13:20 हो गया, 13:20 में 3:20 जोड़ा तो 16:40 हो गया। तो हमने बराबर बराबर के
ये मैंने एक चार्ट बना दिया आप लोगों के सिखाने के लिए। 9 हिस्से राशि के कर दिए, ये 0 से शुरू हुआ और 30 डिग्री पे एंड हुआ इसका, ठीक है ना। ये लो मैं इसको लाल कर देता हूँ। ये राशि 0 से शुरू हुई और 30 पे खत्म हुई, तो 3-20 के हमने 9 बराबर के हिस्से यहाँ पर चार्ट में रख दिए, करेक्ट। अब मैंने दूसरा एक चार्ट और बनाया है, ये है राशियों का चार्ट। ये राशियों का चार्ट क्या बोलता है, ये राशियों का चार्ट बोलता है कि जो मेष, सिंह और धनु राशि का अगर लग्न है तो उसमें जो 9 हिस्सों के लग्न बनेंगे वो 9 मतलब नवांश का मतलब 9 बार चेंज हो जाएगी कुंडली, अलग अलग टाइम पे, मतलब उस 2 घंटे के अंदर। तो इन लग्नों के हिसाब से कौन सी लग्न बनेगी वो यहाँ दे रखा है। अब कैसे बनेगी मैं एक एक कर समझा रहा हूँ। गरिमा जी और सुमित जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रीति जी ध्यान से सुनिएगा। क्या किया मैंने, मैं कुंडली में गया, कुंडली में मेरे पास कर्क लग्न था और लग्न 11 डिग्री 4 मिनट का था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ सबसे पहले ऊपर वाली चार्ट में गया, तो 11 डिग्री कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 10 डिग्री 13-20 मिनट के बीच में, मतलब 10 से 13-20 के बीच में आपके लग्न की डिग्री पड़ रही है 11-4। अगर ये 11-4 नहीं होती और ये होती आपकी 9 मान लीजिए 9:55, मान लीजिए 9:55 होती तो ये आपका यहाँ होता, तीसरा हिस्सा होता। परंतु ये 11 है तो 10 से 13-20 के बीच में पड़ रहा है। तो अब हम कहेंगे कि इसका जो टेक्निकल वर्ड है हम कहेंगे कर्क लग्न का चौथा नवमांश। अगर ये मान लीजिए इसकी डिग्री 2 डिग्री होती तो 2 डिग्री तो इसमें पहले खाने में आ रहा होता, तो हम कहते हैं कर्क का पहला नवमांश। अगर ये मान लीजिए 3 डिग्री 21 मिनट का लग्न होता तो हम कहते हैं कर्क का दूसरा नवमांश, क्योंकि वो 3:20 से 6:40 के बीच में आ रहा है। अगर ये मान लीजिए लग्न आपका 25 डिग्री का होता, मतलब यहाँ पर 25 डिग्री होती, तो 25 डिग्री कहाँ आ रही है, 8वें हिस्से में 23:20 से 26:40 पे, तो हम कहते हैं कर्क का 8वां नवांश। तो हम कर्क का 8वां नवांश कैसे ढूंढते हैं, अगर ये 25 डिग्री होता तो हम कर्क राशि के अंदर 8वें नवांश पे पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कुंभ लग्न नवांश बना देते हैं। परंतु यहाँ पर कर्क का क्या नंबर है, 11 डिग्री। तो सुमित जी कहती है मेरी गणित सबसे कमजोर है, तो मैं सुमित जी से पूछूंगा, सुमित जी ये 11 डिग्री है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले चार्ट में जाके मुझे ये बताना है ये कौन सा नवांश है कर्क का। माइक ऑन कर लीजिए। सर ये क्या जी, सर कर्क में ना, हाँ नहीं कर्क में अभी मत जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ 11 डिग्री कौन से नवांश में आ रही है किसी भी लग्न में, ये आपके हिस्से हैं। सर 11 डिग्री तो ऊपर आई, ये चौथे नंबर पे 10 से 13-20 में चौथे नंबर में, तो हम कहेंगे चौथा नवांश है। अब चौथा नवांश किसका है, कर्क लग्न का। तो कर्क लग्न कहाँ है, ये रहा, कर्क लग्न ये रहा। इसका चौथा नवांश क्या हुआ, 1 2 3 4 7 नंबर सर, 7 नंबर। बहुत अच्छा, अभी आप सबका प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक एक से करवाऊंगा। सुमित जी से शुरू किया है मैंने। अब आपको क्या करना है, तुला लग्न की एक खाली कुंडली बना लो, अपने पेपर पे एक कुंडली बनाओ जिसमें 7 नंबर की लग्न बना दो और पूरी कुंडली बना डालो, मतलब 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 डाल दो। बना ली सबने, जब बना लो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बना ली सर। बहुत अच्छी बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मनी जी का माइक खुला हो तो मनी जी से बात करते हैं। तो मनी जी अब हमें क्या करना है, मतलब सूर्य को रखना है। तो सूर्य मेष राशि में, और मेष राशि में 11:51 का है, तो मेष राशि में 11:51 का है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये 11:51 यहाँ कौन से हिस्से में आ रहा है। 11:51 गुरुजी 11:51 तो इसमें इस पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा कर्क में। बिल्कुल, तो चौथे नंबर में आ रहा है और 11:51 मेष राशि का 11:51 है। तो यहाँ पे मेष राशि का 11:51 में कौन सी राशि बनेगी, 11 मतलब मेष का चौथा नवांश, मेष का चौथा नवांश होगा 1 2 3 4 कर्क, कर्क ही होगा। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है, जो आपने तुला लग्न की कुंडली बनाई है मेरे सामने, मतलब अपने कॉपियों में, तो उसमें 4 नंबर में सूर्य को रख देना,
सूर्य को उठाकर 4 नंबर की राशि में रख देना। 4 नंबर की राशि में रखना है ना राशि में गुरुजी? रखना है। ये 4 नंबर आप ही नहीं बताया मुझे कि मेष का चौथा नवांश 4 नंबर ही होता है, तो 4 नंबर ये राशियां, ये सारी राशियां हैं। चेक चेक चेक। चलिए गरिमा जी, गरिमा जी, जी सर। हाँ अब अपने को चंद्रमा को रखना है, तो चंद्रमा की डिग्री यहाँ पर है 17-14। 17 डिग्री। हाँ जी। 17-14 दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। तो यहाँ 17-14 कौन से नवांश में आ रहा है? सर छठे में। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने बोला 17-14 छठे में आ रहा है, क्योंकि 16-40 से 20 के अंदर आ रहा है 17-14, और छठे में आ रहा है। और 17-14 किसका देखना, सॉरी 17-14 किसका देखना? कुंभ का देखना था। कुंभ का। तो कुंभ का 17 मतलब कुंभ का छठा नवांश, तो कुंभ का छठा नवांश यहाँ से बता मीन। सकते हो? 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही बताया आपने, मीन। तो आपको चंद्रमा अब जो हाथ की कुंडली बनी हुई है मीन में रख देना। मीन राशि में चंद्रमा रख दीजिए। रख दिया सबने? जी सर। रजनी जी आप वहां हो? यस सर, यस सर। अरे वाह, आज हो आप। अच्छी बात है। तो अब आपने को क्या करना है, यहाँ से मंगल को देखना है। मंगल क्या, मंगल की डिग्री क्या है रजनी जी? सर 14.15। वेरी गुड। 14.15 कहाँ पर पड़ेगा, इसमें कौन सा नवांश पड़ेगा? आप माइक खोल लो, माइक बंद है। सर ये उसमें होगा 5वें में। परफेक्ट। और यहाँ पर क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रमा था ना, तो कुंभ राशि का 5वां नवांश क्या होगा? कुंभ राशि का 5वां नवांश। 10 11 सर 11। परफेक्ट। तो आप 11 नंबर में चंद्रमा रख दो, जो आपके हाथ अपने जो कॉपी में, सॉरी मंगल बोला था क्या? सॉरी 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 मंगल। हाँ मंगल आप 11 नंबर की राशि में रख दो। ओके ओके सर। अब रजनी जी के बाद मुझे दिख रही है प्रीति जी। प्रीति जी अपन बुध को देखेंगे, तो बुध की डिग्री क्या है? 1.54। 1.54 कौन से नवांश में जाएगा? फर्स्ट पहले नवांश में जाएगा। और कौन सी राशि का? वृषभ राशि का। तो वृषभ राशि का पहला नवांश क्या हुआ? 10। 10 नंबर। 10 नंबर की राशि में आप बुध को रख दीजिए अपनी नई कुंडली में जो आप बना रहे हो। जी रख दिया। अब कौन बचा ऑनलाइन में कोई नहीं बचा है ना, शायद सारे हो गए। तो अब ऑफलाइन में मुकेश जी को पकड़ेंगे हम। तो 2.49 पहले में आ रहा है। और राशि कौन सी थी बृहस्पति की? मीन राशि। तो मीन का पहला नवांश क्या हुआ? कर्क राशि। तो कर्क राशि में आप बृहस्पति रख दीजिए। हाँ कर्क राशि में बृहस्पति रख दीजिए। अब श्वेता जी आपका नंबर है, गुरु के बाद शुक्र देखेंगे। तो शुक्र 28.34 एक कुंभ में। तो 28 कहाँ आ रहा है? 9वां नवांश। और कौन सी कुंभ राशि का 9वां नवांश देखना है बताएं? लास्ट होगा ना, 9वां तो लास्ट होगा। नहीं गलत बोला आपने, कन्या। गलत बोल रहे हो। कुंभ का लास्ट नवांश 9वां नवांश। सर 3 नंबर। क्यों मीन है? मिथुन 3। ये आपका जो शुक्र है वो कुंभ में बैठा है ना। हाँ मिथुन होगा। आपको तो सिर्फ लास्ट वाला उठा, 9वां नवांश उठाना था। तो मिथुन में आपको शुक्र को रख देना है। अब हमारा शनि का जवाब कौन देगा? सुमित जी लेंगी, गणित सबसे कमजोर सुमित जी की है। सुमित जी आ जाओ। शनि कितने डिग्री का है? सर 29-49 सर, ये लास्ट वाले में लास्ट आएगा। नवांश। और किसका? मकर का लास्ट नवांश। मकर का सर जी, सर 6 नंबर। 6 नंबर। 6 नंबर में आप शनि रख दीजिए। जी। अब गरिमा जी का नंबर है। गरिमा जी राहु के बारे में बताएं। राहु क्या है? राहु सर ये लास्ट में आएगा। लास्ट में आएगा। और मेष का लास्ट नवांश क्या है? मेष का है 9th धनु। 9 नंबर राशि में राहु रख दीजिए। रख दिया। मनी जी आ जाइए आप भी, केतु के बारे में बताइए। सर केतु भी सेम लास्ट में आएगा। और तुला के लास्ट। 29.50 तुला के राशि में। तो क्या हुआ? तुला के लास्ट में वही सेम, ये मिथुन में। तुला का लास्ट मिथुन, बिल्कुल सही। मिथुन। तो आपकी नवांश कुंडली सबकी बन गई है?
ठीक है, तो अब मैं याद कर लेता हूँ 26 अप्रैल 2022 12 बजे। तो 26 अप्रैल 2022 ये अभी की तो कुंडली है। हाँ, तो बस अभी मैं आप लोगों को नमाज दिखाता हूँ। क्या आप लोगों ने नमाज सही बनाया? हाँ, ये नमाज कुंडली दिख रही है आप लोगों को? जी सर। जो आप लोगों ने नमाज बनाई है और ये जो दिख रही है सेम है क्या? सर राहु 9 में। जी सर। हाँ जी सर, सेम है, बिल्कुल सेम बिल्कुल है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, चलिए, तो हमने एक नमाज कुंडली सिर्फ बनाना जानबूझ के सीखा है। मैं कुछ ये जानबूझ के करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि षोडश वर्ग सब लोग पढ़ते हैं, नमाज दशांश, पर होता क्या है किसी को नहीं पता। तो थोड़ा सा हमें हल्का सा आइडिया मिल गया कि हर जो वर्ग कुंडली बनती है उसमें होता यह है कि राशि के मतलब उतने हिस्से हो जाते हैं इक्वल। तो नमाज में 9 हिस्से किए, दशांश में 10 हिस्से हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही मतलब जितनी मतलब तो यहाँ पर नवांश दशांश जो भी नाम होगा उसके उतने हिस्से हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वर्ग कुंडली, आपके ट्विंस के वो बदलती चले जाएंगे। मतलब जैसे मान लिया विंशांश का मतलब होता है 20 हिस्से करना, 20 हिस्से बहुत छोटे हो जाएंगे डिग्री के। तो इसका मतलब ये है कि 2 ट्विंस के अंदर विषांश तो बदलेगा ही बदलेगा। तो लाइफ में मतलब उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदलता चले जाएगा लाइफ एरिया। तो यहाँ पर ये जो वर्ग कुंडलियां ये आपकी स्पेसिफाइड जीवन की बातें बताती हैं। मतलब नमाज कुंडली को हम वैवाहिक जीवन से देखते हैं। इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा। नमाज देखना, मल्टीपल शादियां देखना, और नमाज से कैसे देखना कि पति कैसा मिलेगा, पत्नी कैसी मिलेगी, ये सारी बातें। तो नमाज, सप्तांश और दशांश, तीन कुंडलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के प्रश्न वैवाहिक जीवन के, करियर के और संतान के, ये 3 प्रश्न आपके जीवन में सबसे ज्यादा आते हैं, और इनको कैसे देखना है ये आपको आना चाहिए। तो अब इन सबको पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ना होगा। वो पढ़ना होगा षोडश वर्ग के नाम। अच्छा, इनको आजकल क्योंकि इंग्लिश की बुक्स हैं, विदेशी लोग हमारा भारतीय ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट बोलते हैं, मतलब इनको हिंदी में बोलते हैं वर्ग कुंडलियां। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो वर्ग 9, वर्ग 10, है ना, है ना। हाँ, तो अब डिविजनल कुंडली को शॉर्ट में बोलने लगे हैं D9, D10। जो अंग्रेज हैं, जो इंग्लिश बुक्स पढ़ रहे हैं ज्योतिष के अंदर, तो इसको नवांश को D9 बोलने लगे हैं, दशांश को D10 बोलने लगे हैं। परंतु ये इनका देसी नाम है दशांश, इंग्लिश नाम D10 हो गया, क्योंकि D का फुल फॉर्म है डिविजनल चार्ट। तो डिविजनल चार्ट मतलब कौन सा डिविजनल चार्ट? 10 नंबर वाला, मतलब 10 हिस्से वाला। D9 का मतलब 9 हिस्से वाला डिविजनल चार्ट। तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ सारे नाम, 2 मिनट दो। हाँ, यहां से आप उतारना शुरू करें। पहला तो है D1, इसको लिखे D1, दिख रहा है आप लोगों का? उधर वालों को दिख रहा है? ये जी सर। ये दिख यस रहा सर, है? यस। जन्म का मतलब D1, मतलब D1 का मतलब इसका कोई डिवीजन नहीं हुआ, ये सिंगल डिवीजन है। तो ये जीवन के सभी पहलू बताता है, जो जिसे आप जन्म कुंडली कहते हैं। क्लियर है जन्म कुंडली? जी सर। अब उसके बाद आता है होरा कुंडली, जिसमें सिर्फ पैसा लत्ता देखा जाता है, इसको बोलते हैं D2। होरा मतलब D2, मतलब इसमें 15-15 डिग्री के 2 हिस्से हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है द्रेष्टान, जिसमें आप अपने भाई बहनों का सुख देखते हो। मतलब आपका बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, उससे बनी नहीं, इससे झगड़ा हो गया, छोटे से झगड़ा हो गया। हालांकि D3 आज से 1 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले बहुत ज्यादा रेलेवेंट था। आजकल बच्चे ही 1-2 होते हैं सिर्फ। जैसे पहले मतलब एक आसान बात थी कि 5-7 भाई बहन होना, 10, जैसे लालू प्रसाद यादव के आज भी 10-11 बच्चे हैं, है ना। 12 है क्या मुझे नहीं पता, है ना। हाँ, तो वहां पर ये देश का बड़े काम का है, वो 12 भाई बहनों का आपस में एक दूसरे का देखना। तो मतलब पूरी क्रिकेट टीम से ज्यादा ही है, एक्स्ट्रा भी है। हाँ, वो एक्स्ट्रा मैन भी है। तो ये मुझे नहीं पता था 12 है, मैंने 10-11 का सुन रखा था मैंने। जो भी है कि वो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जब हम तो हमारे को की स्कीम आई थी तब हम विपक्ष में थे, और विपक्ष की हर स्कीम का विरोध करना हमारा अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर 1-2 पीढ़ी पहले देखे तो भाई बहन खूब मिलते थे, आजकल 1-2 मिलते हैं, बस दृष्टांत से बहुत अच्छे से पता चल सकता है। चतुर्थांश का मतलब होता है D4, मतलब जिससे आप भाग्य देखते हो।
सप्तांश का मतलब होता है D7, जिससे आप संतान का सुख देखते हो। इसके बाद है नवांश D9, जिससे आप जीवन साथी के बारे में देखते हो। नवांश के बाद आता है D10। इसमें बहुत सारे नहीं है, 5 आपने देखा, 5 नहीं था, 6 नहीं था, होते होंगे, मना नहीं है। एक्चुअल में इन्होंने प्रश्न किया हमारे मतलब मुकेश जी ने, इसमें D6 तो है ही नहीं, D5 तो है ही नहीं, तो D8 नहीं है, 7 के बाद सीधा 9 हो गया, तो निश्चित रूप से होते होंगे, मना नहीं है। परंतु क्या है कि ज्योतिष में जो प्रचलन में है उसको बोलते हैं षोडश वर्ग। षोडश वर्ग का मतलब होता है 16 वर्ग, तो उसमें होते तो बहुत सारे हैं, पर इन 16 का एक कॉम्बिनेशन होता है प्रेडिक्शन देने के लिए, उसकी एक स्पेशल गणित होती है। तो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे 16 मिलेंगे, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ 16 तक तो वो षोडश वर्ग हो गए। फिर जो आप 5वां पूछे थे, 6ठा पूछे थे, 8वां पूछे थे, वो इसमें नीचे आ रहे हैं, है ना। इनको मतलब इनको मतलब जो ज्योतिष के ग्रंथों में मतलब बहुत इनको अलग वैल्यू दे रखी है। इनका अध्ययन होता नहीं है, नॉर्मली कर सकते हो, मना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये जो 16 है, 16 का एक ग्रुप बनता है, इसलिए इसे षोडश वर्ग बोला जाता है। उस ग्रुप के आगे कुछ प्रेडिक्शन होते हैं, वो कोई पढ़ाता ही नहीं है, आज तक किसी ज्योतिष इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया होगा। मैं आपको अगर मौका मिला तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये षोडश वर्ग ये 16 ही क्यों लिए हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ किसी ज्योतिष इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा फिर वो पता नहीं होगा ये 16। जैसे आपने तो प्रश्न कर लिया कि ये D5 कहाँ गया, वो 5 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, वो होते हैं, मना नहीं कर रहा, परंतु षोडश वर्ग में नहीं होते। अब ये षोडश वर्ग 16 का ग्रुप क्यों है, जैसे कंप्यूटर से भी कुंडली मिलती है, 16 ही निकलती है, कंप्यूटर कुंडली की बात कर रहा हूँ, ये बीच के क्यों नहीं निकलते। तो और ये 16 ही क्यों निकलते कि 16 का कुछ एडवांसमेंट है ज्योतिष के अंदर, और वो क्योंकि ज्योतिषों को नॉलेज नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ा देंगे, सीधी सी बात ये है। नॉलेज ज्योतिष अंतहीन है। आज सुबह मैं ये कहता कि मुकेश जी को कह रहा था कि आई एम स्टिल लर्नर, मैं आज भी पढ़ ही रहा हूँ, मरते दम तक पढ़ता ही रहूंगा, कभी खत्म ही नहीं होगा ज्योतिष, ये इतना विशाल है, समुद्र की तरह, ठीक है ना। तो हम 2 महीने के अंदर करीब 2 महीने हो गए क्या अपने, मुझे भी नहीं पता चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 महीने में हम मैक्सिमम कवर कर रहे हैं, परंतु अंत नहीं है इसका। तो D10 हो गया, D10 का द्वादशांश माता पिता का सुख, D12। अच्छा, कुछ के तो अभी नाम ही नहीं पता होंगे मुझे आगे, वो फिर मेरे को नेट से ढूंढना पड़ेगा, जहां तक मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ नंबर, है ना। D12 हो गया, फिर शॉर्टशांश का D16, D16, D16 के बाद विंशांश है D20। अच्छा, D16 है वाहन विचार, मतलब आपके व्हीकल्स के बारे में। अच्छा, ये व्हीकल जिस समय ग्रंथ लिखे गए थे उस समय घोड़ा, ऊंट, हाथी, रथ, आज अगर आप बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, महंगी लग्जरी कारें खरीदते हो, तो उस समय रथ हुआ करते थे कि उस रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं, उस रथ में ये वाले घोड़े हैं, इस किस्म के घोड़े हैं। तो फिर बाद में वो जो, क्योंकि ग्रंथों में घोड़े थे, तो फ्यूचर में जो चला, अब तो आपका सीसी हो गया, पहले हॉर्स पावर हुआ करता था ताकत के बारे में, तो हम कहते हैं इतने हॉर्स पावर की मोटर है, इतने हॉर्स पावर की। तो अब जो गाड़ियां आती है वो सीसी में आने लगी। सीसी की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता कि मतलब 1000 सीसी की गाड़ी है, पर पहले हॉर्स पावर ही आती थी, नाम ही हॉर्स पावर होता था, ठीक है। तो D16 से हमने वाहन विचार किया। अब जो उपासना है, पूजा पाठ का जो हम किसकी उपासना करें, वो है विंशांश। विंशांश को बोलेंगे D20। मतलब अगर आप इसी कुंडली के अभी 9 हिस्से करके बताए मैंने आपको और कुंडली बनाना सिखाया, अगर विंशांश होगा तो 20 हिस्से हो जाएंगे आपकी कुंडली के। ये सर उपासना, ये जो है विंशांश, इसमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति के, क्योंकि एजुकेशन का है चतुर्विंशांश। चतुर्विंशांश का होता है D24। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, विंश मतलब 20, चतुर मीन्स 4, तो यहाँ पर चतुर्विंशांश मतलब 24। तो जो संस्कृत में बड़ी क्वालिटी अच्छी है कि उसमें नंबर 4 पहले आया है और 20 बाद में आया, ऐसे लिखा जाता है। तो चतुर्विंशांश का मतलब हो गया 24। तो D24 है आपका एजुकेशन। फिर है सप्तविंशांश,
D27, इससे बोलते हैं बलाबल। ये जो बलाबल शब्द आप सोच रहे हो ये क्या चीज है, ये मैं आपको नवांश में सिखा दूंगा, डोंट वरी। मतलब ये बलाबल क्या होता है नवांश में सिखा दूंगा। फिर आता है त्रिंशांश, ये है D30। ये D30 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये D30 तो जितने आप लोग बैठे हो ना यहाँ पर सबका गलत निकलेगा, टाइम की एक्यूरेसी हमारी नहीं होती है। फिर सॉफ्टवेयर में भी कई बार डिग्री का अंतर आ जाता है। आप में से किसी ने कहा था कि आपका था क्या, तो मुकेश जी 2 दिन पहले मुझे कह रहे थे कि ये मेरा मतलब एस्ट्रोसेज की कुंडली की डिग्री है और आपकी इस सॉफ्टवेयर की डिग्री में अंतर आ रहा है। तो जब सॉफ्टवेयर ने डिग्री का अंतर कर दिया सेम डेट टाइम प्लेस पे, तो फिर तो क्या हो सकता है, हमें क्या पता क्या ऑथेंटिसिटी, हम तो आंख बंद कर विश्वास कर रहे हैं। तो त्रिंशांश का D30 का मतलब क्या हो गया कि 30 डिग्री की राशि होती है, एक एक डिग्री में बदल रहा है, त्रिंशांश तो एक एक डिग्री में बदल रहा है। तो हो सकता है कि मतलब जैसे किनारे का हो तो सेकंड्स में बदल जाए। तो ये त्रिंशांश हो गया अरिष्ट ज्ञान। अरिष्ट का मतलब होता है आपकी जिंदगी में जो आपको बर्बाद करेगा। जैसे कई बार होता है ना बर्बादी का कोई कारण बनता है ना। अरिष्ट का मतलब बुरी चीजों का ज्ञान यहीं से मिलेगा। आपकी जिंदगी के में होने वाली बर्बादी का जो क्वेश्चन जो है ना कारण, वो यहाँ से निकलेगा अरिष्ट ज्ञान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि 30 तक तो सही है, आगे के शब्दों का मुझे भी नहीं पता। खवेदांश, अब खवेदांश में लिख लो, मैं उसका D समथिंग क्या है, वो 30 से ऊपर ही होगा, ये पक्की बात है। मे बी D32 हो, पर अभी नहीं बोल सकता मैं। तो खवेदांश है शुभ अशुभ फल, क्योंकि ये गलत जाते हैं सब, ये सही हो भी नहीं सकते, कोई देखता भी नहीं है। फिर अक्षवेदांश, अक्षवेदांश का मतलब है जीवन के सभी क्षेत्र। और लास्ट है षष्ट्यांश, षष्ट्यांश का मतलब होता है D60, ये भी जीवन के सभी क्षेत्र हैं। तो मुझे अभी ध्यान है 1-2 साल पहले, कोविड से पहले, दिल्ली में किसी ने एक वर्कशॉप लगाई थी D60 पे। और सर D60 वर्कशॉप लगाई, बहुत सारे लोगों ने अच्छी फीस देकर, हाई फीस देकर D60 वर्कशॉप अटेंड की। वो कभी जिंदगी में काम नहीं आएगी। क्यों आएगी साहब, आधे आधे डिग्री पे चेंज हो रहा है D60 का मतलब हो गया आपने 30 डिग्री के 60 हिस्से कर दिए, आधी आधी डिग्री पे चेंज हो रहा है आपका। और आपका बर्थ टाइम किसी का भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, 2-3 मिनट का अंतर होता ही है। बच्चे का जो जन्म है, मैं तो कह रहा हूँ जब सॉफ्टवेयर में डिग्री का अंतर आ गया तो षष्ट्यांश सही होगा, इसकी गारंटी क्या है। आज हम बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं होता, बहुत सारी विधियां बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की, उसमें भी षष्ट्यांश बदलने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। जब नवांश ही अपने 2-3 मिनट बदलने से नवांश आपको बदलते दिखाया मैंने, तो षष्ट्यांश तो इतने कम समय में बदलता है कि चिंता मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो आधा मतलब, तो इसलिए ये षष्ट्यांश पे पैसा कमाने के लिए आप वर्कशॉप लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है। आपने ग्रंथ के वो चैप्टर पढ़े और वर्कशॉप लगा दी, लोगों ने पैसे दिए, बड़ी खुशी होगी। बहुत एडवांस होते, मतलब कई बार लोग कहते हैं एडवांस सिखाओगे, तो एडवांस का ये तो एडवांस का बाप सिखाया उन्होंने, तो लोग तो पागलों की तरह सीखने गए, पर कभी भी किसी की जिंदगी में काम नहीं आएगा, क्योंकि षष्ट्यांश में बहुत जल्दी चेंज आता है। मतलब आपकी मतलब जैसे क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो जन्म के समय, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जो आजकल ज्यादातर सिजेरियन हो रहे हैं, हॉस्पिटल में हो रहे हैं, और हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में एक वॉल क्लॉक लगी होती है, जैसे मेरे लग रही है वॉल क्लॉक, उससे वो टाइम लिखते हैं। तो जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, जो वहाँ डॉक्टर होती है या होता है या उसका स्टाफ होता है, उनका पूरा ध्यान बच्चे के जन्म के लिए होता है। बच्चा और जच्चा, जच्चा का मतलब माँ और बच्चा, उनकी सिक्योरिटी ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपको ध्यान है एक की डेथ हो गई थी जिसमें डॉक्टर ने भी आत्महत्या की है, अर्चना शर्मा ने, क्या नाम था, कुछ नाम था, ऐसे कुछ नाम था, रंजना शर्मा थी, सुसाइड नोट लिख के। तो वो उसमें वो महिला की मृत्यु हो गई ब्लीडिंग की वजह से, है ना, बहुत बड़ा केस बना, पूरे देश भर में न्यूज गई थी। तो डॉक्टर की प्रायोरिटी बच्चा और माँ होती है, टाइम लेना नहीं होता है। उसके बाद वो टाइम कौन लेता है, वहां का कोई स्टाफ होता है कि टाइम ले लो भैया, क्योंकि उनको कार्ड में भरना होता है उस टाइम में, और बच्चे के जन्म के टाइम में 1-8 मिनट तो होना आम बात है, अंतर आना आम बात है। बच्चे के जन्म का समय कौन सा हुआ, जब बच्चा बाहर आ गया था या नाक से कट गया था? हाँ, ये क्या है कि इसका भी उत्तर दे देता हूँ। ये षष्ट्यांश तक आपने लिख लिया, सबका किससे क्या देखा जाता है, इसको हटा दो, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने पूछा बच्चे के जन्म को क्या किससे माना जाता है। इसमें ईमानदारी से बोलूं, मैं मेरा पक्ष दूंगा, बाकी और भी पक्ष है, पर ग्रंथों का ही है सारे। एक पक्ष है
कि बच्चा जिस समय बाहर निकलता है, मतलब उसका शरीर का कोई अंग बाहर निकलता है, उसको मानते हैं। मैं नहीं मानता उसको, मैं पहले बता दूं। मतलब मैं किसको मानता हूँ वो बता देता हूँ, है ना। तो बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि बच्चा जिस समय बाहर निकलता है, तो कई बार मजाक में कहते हैं नहीं उल्टा पैदा हुआ था, उल्टा का पैदा हुआ, सिर्फ उसका पहले बाहर नहीं निकला था। और कई बार जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं तो उनसे किसी की चरक वरक आ जाती है तो लात मरवाते हैं ना, ऐसी कहानियां सुनी होगी लोगों में आपने, और ये बातें चलती है मार्केट में, है ना। तो ये जो है कि बच्चे का अंग बाहर आया, उसको उन्होंने टाइम मान लिया, मेरे हिसाब से गलत है। दूसरा, बच्चे के रोने को टाइम मान लिया, क्योंकि उससे उसका जीवन शुरू होता है, नहीं रोता तो बच्चा नहीं जी पाता। तीसरा है कि पहली बार उसको धरती पे रखा, मतलब बेड पे धरती पे उसे रखा, उसे टाइम मान लिया। ये तीनों मेरे को गलत लगते हैं मेरी नजर में। मैं भी गलत हो सकता हूँ, पर मेरी नजर में नाल काटने को ही टाइम मानना चाहिए। उसका कारण मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने यूट्यूब पे अपना वीडियो भी यही डाला है। वो इसलिए देता हूँ कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा थॉट प्रोसेस यही है। मेरा मानना ये है कि जब तक नाल से जुड़ा हुआ बच्चा है, तब तक वो माँ से कनेक्टेड है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना। वैसे तो पुराने जमाने तक आधान कुंडली बनती थी, वो तो गर्भ के क्षण की कुंडली होती थी, वो तो आज के जमाने में संभव ही नहीं है। ठीक है ना, इतने तो प्लानिंग का पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना। तो उसे तो वो तो असंभव है। परंतु बच्चे का जन्म हुआ नाल कटते ही, अब बच्चे का जीना मरना उसका अपना है, मतलब स्वतंत्र है। अभी तक वो जुड़ा हुआ है, माँ के सुख दुख का असर उस पर पूरा है। तो मेरा यही मानना है। तो मेरा मानना है कि नाल कटना बच्चे का जन्म होना, वो इस सृष्टि के प्रति अब अपनी लड़ाई लड़ रहा है ना। जितनी लड़ाई लड़ेगा वो अपनी लड़ेगा, हाँ अपनी लड़ाई है। तो नाल कटने को मैं बच्चे का समय मानता हूँ मेरी तरफ से। तो अभी अपन लोगों ने षोडश वर्ग देखे कि 16 प्रकार की कुंडलियां बनती है, जिसमें से 2 कुंडलियां आपकी स्क्रीन पर शायद दिख रही होंगी, एक D9 है और D10 है। और यहाँ पर मैं बदल के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया विंशांश, तो क्लिक किया तो यहाँ विंशांश आ गई। तो आप ये देखो कि लग्न कुंडली कर्क लग्न की है, नवांश तुला लग्न की है, दशांश जो है वो मिथुन लग्न की है, और द्वादशांश मकर लग्न की है। और इन सब में ग्रह भी अलग अलग राशियों में, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है कौन सा ग्रह कहाँ जाएगा। नहीं, रूल तो है, वो मैंने रूल सिखाया नहीं तो नहीं कैसे बनती। तो मैंने नवांश बना के सिखाया, पर सबका रूल अलग अलग होगा, डिग्री के हिसाब से अलग अलग होगा। और उस रूल से, उन चार्टों से ये नवांश कुंडली, दशांश कुंडली और सारी वर्ग कुंडलियां बनती हैं। सर अब हाँ जी, पूछिए। सर अगर बर्थ चार्ट में हमारे प्लैनेट्स अलग अलग बैठे हुए होते हैं तो उसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज लेंगे, नवांश में अगर अलग बैठे हुए हो तो नवांश कोई को अच्छे ग्रह? हाँ, नवांश को पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा कल। आज तो 1.5 घंटा हो गए, 12 बज रहे हैं। तो कल मैं आप लोगों को नवांश पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो कैसे देखा जाता है वही है। तो सर एक चीज और बता हाँ दीजिए, जी, हाँ जी। ये तो कैसे प्लैनेट्स को प्लेस करना ये तो आ गया कुंडली में, पर ये तुला लगन की कुंडली का कॉन्सेप्ट क्या था? आपने तुला की क्यों बनवाई थी? क्योंकि कर्क लग्न में ये 11 डिग्री था, उसी जैसे जिस फार्मूले से सारे ग्रह रखे थे ना, तो लग्न भी कर्क लग्न का 11वां डिग्री का जो हिस्सा था, उसमें अच्छा तुला लग्न आ रहा था। तुला ठीक राशि है आ सर, रही थी, तुला लग्न बना दिया था। ठीक है सर। मैं सर दोबारा से सॉफ्टवेयर में एक वो निर्णय भाव साथ में उसके आता है, ये वही तो नहीं होता? नहीं 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 नहीं, वो भी सिखाएंगे, नहीं, वो भी सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे, वो भी क्योंकि सिखाएंगे। उसमें तो सर, क्योंकि मैंने देखा कि जो इधर जिसको D1 बोलते हैं वो, और वो उसमें वो ग्रहों की सारी उथल पुथल हो जाती नहीं है। नहीं, सारी नहीं होती, 2-3 का होता है, वो मैं कल सिखाऊंगा। अच्छा, वो पूछ लिया आपने। तो अभी वो चलित कुंडली होती है, निर्यन भाव चलित होती है, वो क्या होती है उसको कल कल पहले नमाज पूरा पढ़ा लूं, फिर मैं आप लोगों को मैं आपको बताया तो कब पढ़ाना था। मेरा जो सिस्टम है उसमें मैं आप लोगों को सुदर्शन चक्र और जो आप पूछ रहे हो वो वाला निर्यण चक्र, ये दोनों साथ पढ़ाऊंगा। और ये दोनों क्यों पढ़ाऊंगा कि हम एज एन एस्ट्रोलॉजर गलत कब साबित होते हैं उसको सिखाने के लिए पढ़ाऊंगा। तो चलित, निरन भाव चलित और आपका सुदर्शन कुंडली दोनों साथ पढ़ाऊंगा। तो कल नवांश पढ़ाएंगे, नवांश के बाद अगला टॉपिक वही ले लेंगे जो आप कह रहे हो। इट मींस मतलब नवांश और वो निर्णय अलग होते हैं? अलग है, टोटली अलग है, कोई लेना देना नहीं है। सर हमारे हॉरोस्कोप में होगा ना ये? सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, डोंट वरी। हर छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर में मिलेगा। हॉरोस्कोप तो अच्छा, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। तो मुझे प्राशर लाइट भी बेस्ट है ना ये, जो आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर? वैसे मैं तो जो यूज करता हूँ वो लियो स्टार है। ओके सालों से वही कर रहा हूँ। ओके।
क्योंकि मैंने अभी सॉफ्टवेयर लिया नहीं है। टिपिकल था वो सॉफ्टवेयर, पढ़ाने में ये घुमाना करना इसमें आसान था, इसलिए ये लेता हूँ। अच्छा, एक्चुअली वो जो फ्यूचर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है उसमें लाल किताब का पूरा बन जाता है, न्यूमरोलॉजी बन जाता है, उसमें वर्षफल बन जाता है, और जिस षोडशवर की जो मैं कहानी बोल रहा हूँ वो भी उसी में आएगी, इसमें नहीं आएगी। तो क्योंकि उसमें कुछ चीजें बहुत सारी ज्यादा है, तो मेरे पास जो प्रोफेशनल मतलब सॉफ्टवेयर है की वाला, वो फ्यूचर पॉइंट का है। क्योंकि फ्यूचर पॉइंट जो संस्था है उससे मेरी जो दोस्ती है वो बड़ी पुरानी है। हुआ ये था कि आज से बहुत साल पहले मतलब उस जमाने में जब कंप्यूटर नया नया था और सॉफ्टवेयर नए नए थे, उस जमाने में मैंने फ्यूचर पॉइंट में गलती निकाली थी और वहां से मेरी दोस्ती शुरू हुई थी उनसे। हुआ ये था कि मतलब मैं जैमिनी ज्योतिष करा करता था किसी जमाने में, ये बात होगी 98 के आसपास, तो 98 99 की बात होगी। तो मैंने उनको बोला कि आपका सॉफ्टवेयर गलत है, आपकी चर दशाएं गलत निकली हुई हैं। तो जो जयपुर में फ्यूचर पॉइंट का देखते थे उनको बोला, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, आप लिखित में दे सकते हो। मैंने लिखित में उनको दिया कि जैमिनी सूत्रम के इस अध्याय के श्लोक में उसमें राशि दशा चलती है, राशियों की दशा चलती है, तो कुंभ राशि की दशा आपने मेरी गलत निकाली है। तो मेरा नोट गया दिल्ली, दिल्ली में अरुण बंसल ने चेक किया तो उन्होंने ठीक भी किया अपने सॉफ्टवेयर को, और उसके बाद मेरी उनसे दोस्ती हो गई। उसके बाद उन्होंने ज्योतिष पढ़ाने का शुरू किया, अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ शुरू किया, मेरे सामने गठित हुआ, और मैंने 8 साल उसमें पढ़ाया, और आज भी मेरे पास चैप्टर है, जयपुर चैप्टर मेरे पास है उनका, ये अखिल भारतीय फ्यूचर पॉइंट का। मेरे पास मेरा अपना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी डिवाइन साइंसेस मेरा रजिस्टर्ड चैप्टर है, और फ्यूचर पॉइंट का भी मैं चैप्टर चेयरमैन हूँ जयपुर में। तो वहां पर उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो जो मेरी कुंडलियां बनकर जाती हैं, मेरी विदेशों में भी जाती है, कोरियर जाता है, मतलब इसमें यूके में और अलग अलग कंट्रीज में जाता है जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं। तो उसमें मैं उनका प्रेडिक्शन भी बना के देता हूँ, तो कंप्यूटराइज्ड कुंडली विद प्रेडिक्शन, तो वो मैं उनको भेजता हूँ। तो मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो विदेशों में हैं, उनको वो वहाँ ज्योतिष का बिजनेस कर रहे हैं, पर वो मुझसे रिपोर्ट्स लेते हैं, वो उनको फायदा हो जाता है उनको अगर उनको कम भी आता है तो उनका काम चल जाता है। तो यहीं से जाती है बन के, उनके नाम से बन के जाती है, तो यहाँ से तो वो मैं फ्यूचर पॉइंट से करता हूँ। हाँ जी। तो सर, अगर जैसे फ्यूचर गुरुजी पॉइंट मेरे का पास अभी जैसे मैंने लेना है सॉफ्टवेयर, तो मैं फ्यूचर पॉइंट का ही लो, बेस्ट है पर या वो प्राशर का? पर पराशर में ना, मैं ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना ये बहुत आसान है, ओके फ्यूचर पॉइंट में ये चीज इतनी आसान नहीं है। तो फ्यूचर ओके पॉइंट जो कुंडली का जो मॉडल बनते हैं ना, कॉमर्शियल मॉडल बेचने के लिए वो ज्यादा अच्छा है। जैसे होता है ना पीडीएफ फॉर्मेट बन जाता है, जन्म पत्रिका की फाइल बहुत अच्छी बन जाती है, जी आप जी जी अपने पसंद की अनगिनत चीजें निकाल सकते हो उसमें से। परंतु ओके पढ़ाने और देखने के लिए इजी मेरे को ये पड़ता है, तो प्राशर का। पराशर इजी पड़ता है, और वो जो है वो प्रोफेशनल वर्क में उसी को यूज करता हूँ। ओके, तो मतलब दोनों बेस्ट है, ये दोनों बेस्ट है ना? तो हाँ, अगर ठीक है। चाहे तो दोनों ले सकते हैं, जैसे पढ़ाने के लिए प्राशर और वैसे प्रोफेशनल करना है तो लियो स्टार का ले सकते हैं। कर सकते हैं, दोनों अच्छा है। लियो स्टार में क्या पीडीएफ फॉर्मेट में तुरंत कुंडलियां बन जाती हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज दो, 200 पेज की कुंडलियां आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, तो वो थोड़ा सा उसका कॉमर्शियलिज्म के हिसाब से वो ज्यादा अच्छा है, मतलब कॉमर्शियल एस्पेक्ट से। अगर आपको लोगों सर, आपने लियो स्टार का अपग्रेड कराया? मैंने ना कई साल पहले कराया था, उसके बाद नहीं करवाया, मतलब ओके, मैंने कराया होगा लास्ट पता 7 नहीं, years। अभी पिछले कुछ साल से नहीं करवाया। अच्छा, अभी नया भी आया है, मैंने सुना है, पता नहीं अब नया कितने साल हो गए, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने भी लिया था तो इट्स बिन लॉन्ग टाइम। मैं अब आधी नींद में हूँ, सॉरी। कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। 2:30-3 बजने वाले हैं सुबह के। आप तो तपस्या कर रहे हो सबसे ज्यादा। चलिए नहीं नहीं, मैं तो क्या। चलिए ठीक है जी, तो क्लास ओवर करते हैं आज की, है ना? जी गुरुजी, जी अच्छा गुरुजी। अच्छा, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।